ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए भाई, जिंदा है और नेगेटिव है ना? बस यही दो सबसे अच्छी बात है आजकल। चलिए, तो डिस्कशन अपना आगे बढ़ाते हैं। और कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, है ना, हमने बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थी ओएसआई मॉडल के बारे में। और दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? पहला, ओएसआई मॉडल ने जो सहूलियत हमें दी, जो आइडिया हमें दिया, वो ये कि हमें समझ आया अगर दो सिस्टम को कनेक्ट करना है तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इजंट इट? और वो बहुत सारे काम अगर हम सब के सब एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी अ chaos। तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज हैं, वो हमने लेयर्स में डिवाइड कर ली। सही बात है क्या? ये पहला आइडिया है। यस। सेकंड आइडिया कि जो ये ऑर्डर वाली बात है कि कोई भी लेयर अगर एक्स है तो वो किसको यूज करती है इन जनरल? लेयर एक्स यूज एक्स माइनस वन एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अ लेयर एक्स प्लस वन। अच्छा, एक और बात, तो इन जनरल आपको क्या लगता है, अगर ये सब्जेक्ट अभी पढ़ना है नेटवर्क्स, तो किधर से किधर पढ़ना चाहिए? फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल और फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन? तो 90% of the teachers and the writers prefer going from bottom to top। तो पहले हम फिजिकल लेयर पढ़ते हैं, देन डेटा लिंक लेयर, एंड देन नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट, एंड लाइक दिस वे। बट कुछ बुक्स एक दो आपको ऐसी भी मिलेंगी जो उल्टा पढ़ाती हैं, लाइक दे गो फ्रॉम टॉप टू डाउन, फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल। अब वो अलग, अगेन अलग अलग आइडिया है, चीजों को अलग अलग सोचने का तरीका है। अब ये मान लीजिए ऐसा ही है कि यू नो इफ वी स्टडी फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन, तो पहले क्या पढ़ना चाहिए, बीसीएनएफ के 1NF, इस तरह का एक आइडिया मान लीजिए, है ना? बट वी विल मेक इट सिंपल। और हम भी जो ज्यादा कन्वेंशनल, एक्सक्यूज मी, हम भी जो ज्यादा कन्वेंशनल अप्रोच है, दैट इज फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन, उसी की तरफ चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा, क्या कभी कभी इन लेयर्स को नंबर के तौर पे भी जाना जाता है? हाँ। तो अगर कोई आपसे बोलता है लेयर वन, तो मान लो वो किसकी बात कर रहा है? फिजिकल लेयर की। लेयर टू इज डेटा लिंक लेयर, लेयर थ्री इज नेटवर्क लेयर, एंड लाइक सो ऑन एंड सो फॉर, है ना? तो अगर ये सब लेयर्स हैं तो व्हाट इज लेयर जीरो? अगर फिजिकल लेयर इज लेयर नंबर वन, डेटा लिंक लेयर इज लेयर नंबर टू, एंड लाइक दिस, तो लेयर जीरो कौन है? वेरी गुड। तो आमतौर पे कभी कभी जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, फिजिकल मीडिया, है ना, जो रियलिटी में डेटा कैरी करता है, उसको हम लेयर जीरो बोल देते हैं। जो हमारा फिजिकल मीडिया है, उस मीडिया को अपन बोलते हैं लेयर जीरो, है ना? तो खैर, उसकी भी बात करूंगा वन बाय वन, उसकी बात बाद में करेंगे। ऐसा बोल सकते, नहीं बोल सकते, है ना? तो क्योंकि वो ट्रांसमिशन मीडियम है। एक और बात समझिए ना, एक और बात समझिए, हम ये आइडिया रट नहीं रहे हैं। जितने भी लेयर्स हैं मोर और लेस, है ना, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने की। यस और नो? यस। तो फिजिकल जो मीडिया है, जो ट्रांसमिशन मीडियम हमारा है, कायदे से वो किसी लेयर का पार्ट नहीं है, वो सेपरेट एंटिटी है। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप उसे लेयरिंग मॉडल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर उसका नाम आप लेयर जीरो रख सकते हैं।
अगर आप उसे लेयरिंग मॉडल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर उसका नाम आप लेयर 0 रख सकते हैं, अदरवाइज वो एक अलग आइडिया है, उस पर भी बात करेंगे। एक और बात समझिए, देखिए यहाँ पे लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम, इससे थोड़ा सा आइडिया मैं और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो नीचे की 3 लेयर है ना, यहाँ पे देख रहे हैं क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नीचे की 3 लेयर है उसको हम कभी कभी क्या भी बोल रहे होते हैं, हार्डवेयर लेयर्स। जो ऊपर की 3 लेयर है उसको बोल रहे होते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर इज समवेयर देयर इन द मिडल। जो नीचे की 3 लेयर है उनको हार्डवेयर लेयर क्यों बोल रहे, कोई बता सकता है? They are close to hardware, or they are very much dependent on the hardware and the properties on the hardware. अभी आप देखोगे किस तरह से हार्डवेयर क्या है, क्या डिवाइसेस हैं, क्या लेना देना है ना। तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम हार्डवेयर लेयर। जो ऊपर की लेयर्स हैं उनका इंटरमीडिएट डिवाइसेस, इंटरमीडिएट राउटिंग्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। दे जस्ट हैव अ पीर टू पीर कनेक्शन, जो कल मैंने आपको आइडिया समझाया था ना। अगर सेंडर का सेशन लेयर है तो वो रिसीवर के सेशन लेयर से ही बात करता है, उसको मतलब नहीं बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, डेटा कहाँ कैसे पहुंचा। यस, ठीक है। तो अब एक बार एक एक करके हम बात करते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे जो लोएस्ट लेयर है वो है फिजिकल लेयर। तो बेसिकली हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं अभी, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द फिजिकल लेयर। क्या अपने आप में ये डिस्कशन एक नंबर का क्वेश्चन होने की कैपेसिटी रखता है? यस। आप किसी इंटरव्यू में चले जाओ, अगर आप ये बोल दिए कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्क्स है या एग्जामिनर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो पहला क्वेश्चन वो ओएसआई मॉडल पे ही पूछेगा और किसी ना किसी लेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेगा आपसे। तो डिटेलिंग में भले ही ना पता हो, बट एटलीस्ट ये सबको पता होना चाहिए कि लेयर्स क्या का क्या ऑर्डर है और हर लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, तो मैं फिजिकल लेयर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आज इसी का वाइवा है तो बहुत फायदा होगा आपको। मैं फिजिकल लेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरफेस। फिजिकल लेयर डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखिए एक बात समझिए, जब तक डेटा कंप्यूटर के अंदर है, जब तक फिजिकल लेयर है, इट्स मीन इनसाइड अ कंप्यूटर, तो ये 0101 की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, यस और नो? मुझे बताइए। डेटा इज डिजिटल बाइनरी 0101 के फॉर्मेट में है ना। लेकिन जब वो ट्रांसमिशन मीडियम में जाएगा तो क्या आप उसे कन्वर्ट करेंगे? या पहले आप मुझे बताएं, ट्रांसमिशन मीडियम में वो डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? ये जो इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्मेट में थी 0101, इन ट्रांसमिशन मीडियम उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्नल, नहीं सिग्नल तो होगा, कैसा होगा? अच्छा, तो अब आप ये समझिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, इजंट इट? अगर ये एक वायर है, एक एक गाइडेड मीडिया है, एक वायर है, तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जाएगा, यस और नो? यस। अगर ये एक ऑप्टिकल फाइबर है तो उस केस में इसको लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस। अगर अनगाइडेड मीडिया है, वायरलेस ट्रांसमिशन है, तो इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, जैसा मीडियम है उसी फॉर्मेट में हम सिग्नल ट्रांसलेट करते हैं, यस और नो? यस। ये ट्रांसलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना और इन दोनों का जो इंटरफेस है उसको हैंडल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? फिजिकल लेयर की, है ना।
और ऑब्वियसली क्या ये हमारा डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं ना, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, या डिजिटल टू ऑप्टिकल, ऑप्टिकल टू डिजिटल। हमारा लेना देना नहीं है इससे कि आप भाई से कैसे करोगे, कैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को या इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करोगे लाइट में, या कैसे लाइट को दोबारा कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बात समझ आ रही है? बट दैट इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? तो उसकी प्रॉपर्टी समझना, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कन्वर्ट करना फिजिकल लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन, वी कैन से representation of bits. Now this is also very important. अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल लेयर डेटा consist of stream of bits, that is sequence of 0 as 1 with no interpretation, to be transmitted. Bits must be encoded into electrical signal or optical signal. अब देखिए यहाँ पर एक आइडिया होता है एनकोडिंग का, जिसकी बाद में थोड़ी सी बात भी हम करेंगे डेटा लिंक लेयर के अंदर। इंफॉर्मेशन तो 1010 फॉर्मेट में होती है, यस और नो? यस। लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसा मत समझिए, आमतौर पर हम बोल देते हैं ना, जहां 1 है वहां ऐसा ऊपर चले जाएंगे, 0 ऐसा, इस तरह से आइडिया काम नहीं करता। तो मार्केट में बहुत सारे एनकोडिंग स्कीम्स होते हैं कि किस तरह से आप एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप में से मुझे कोई भी एक किसी एनकोडिंग स्कीम का नाम बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैनचेस्टर एनकोडिंग एक बहुत पॉपुलर आइडिया है जो हम यूज करेंगे, जिसपे क्वेश्चन भी आता है, इसको बाद में स्टडी भी करेंगे, है ना? कोई पूछ रहा है कि अगर डायरेक्टली 0101 में अगर डायरेक्ट लिखें तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ऑब्वियसली, क्या अभी आपको पता है बॉड रेट क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है? और जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो ज्यादातर आइडिया है ये यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म नहीं है, ये लेना देना किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है, कि एक इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स में कैसे एनकोड हम करते हैं और सिग्नल्स के साथ रीड या राइट करने की हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। फॉलो कर पा रहे हो? बट देयर आर डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स यूजिंग विच यू हैव टू कन्वर्ट इट बिफोर यू कन्वर्ट इनटू द प्रेफरेबल ट्रांसमिशन मीडिया। तो एक बात समझिए, आप फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपको लिखना है 4, बताओ कि डिजिटल में 4 कैसे लिखते हैं? आपको लिखना है 4, डिजिटल में 4 कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। तो हमने लिख दिया 100। और अब ध्यान से एक बात समझिएगा कि हमारी एक्सपर्टीज यहाँ पे खत्म हो गई, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं आता। क्या बात समझ आती है आपको? अब उस 4 को सिग्नल में कन्वर्ट करना, उस सिग्नल को ट्रांसमिशन मीडियम तक पहुंचाना, उसको हैंडल करना, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिजिकल लेयर की होगी, जो हम यहाँ पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि दे आर प्योरली हार्डवेयर रिलेटेड आइडियाज। अगेन इसी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि कैसे कन्वर्जन होगा और कैसे चीजें हैंडल होंगी। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और आमतौर पे पढ़ते हुए जो हम 1010 बोल देते होते हैं वो इतना आसान नहीं होता। देयर आर डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स जिनको पहले पढ़ना होता है और उसमें कन्वर्ट करना होता है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके। एक और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की, वो है फिजिकल लेवल पे डेटा रेट हैंडल करना, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखता हूं, द ट्रांसमिशन रेट दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकंड आल्सो डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर। देखिए क्या वो कौन सा लेयर है जिसको ट्रांसमिशन मीडिया का एक्चुअल स्पीड पता है, एक्चुअल कैपेसिटी पता है? वो कौन सा लेयर है? वो तो फिजिकल लेयर है
है ना। तो अब आप समझिए, जो सेंडर है, जो ऊपर से डेटा भेज रहा है, चाहे वो किसी स्पीड पे डेटा भेजे, जो रिसीवर है चाहे वो किसी स्पीड पे डेटा एक्सेप्ट करे, बट अल्टीमेटली क्या मैं, जो मेरा ट्रांसमिशन मीडियम है, जो मेरा कन्वर्जन का रेट है, जो रिसीवर साइड पे दोबारा रिकन्वर्ट करने का रेट है, क्या मैं उसे क्रॉस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो अब यहां देखिए, जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था, क्या ट्विस्टेड पेयर केबल, ये टेबल देखिए आपको अंदाजा होगा, क्या ट्विस्टेड पेयर केबल भी अलग अलग टाइप के आते हैं? जी हाँ। और ट्विस्टेड पेयर केबल अगेन, अभी देखिए ये समझिए, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट, टोकन रिंग, ये सब अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये आइडिया है, फिलॉसफी के प्रोटोकॉल के नाम है, जो कल मैं आपसे बात कर रहा था। ये सब के सब प्रोटोकॉल है। तो किस प्रोटोकॉल में किस रेट से ट्रांसमिशन हो सकता है ना, कौन सा वायर का क्वालिटी अपने को यूज करना है, तो ये सब डिसाइड करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? डेटा लिंक लेयर का। अभी कोएक्सियल केबल है, 10/2 है, थिन वायर इथरनेट या थिक वायर इथरनेट, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। इनमें से ना कोई हमें रटना है, ना कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन सिर्फ ये आइडिया आपको होना चाहिए कि फाइनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है, वो भी हम किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे? फिजिकल लेयर का। डेटा रेट, कोएक्सियल केबल यूज नहीं होता होगा, ऐसा आपको फील आ रहा है अंदर से? कुछ अपशगुन किया था इसने, ऐसा इसलिए लगा आपको? क्यों लगा ऐसा? ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा रेट को हैंडल करने की। फॉलो कर पा रहे हैं? इंटरफेस, इंटरफेस होता है, क्या बोल सकते हैं, बीच का एक माध्यम। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो इंटरफेस क्या है? ये अनअकैडमी इज इंटरफेस यूजिंग विच मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं। यस, इंटरफेस शब्द का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हम ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। अगर हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं तो इंटरफेस कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस। तो ठीक उसी तरह से अगर मेरे कंप्यूटर से सिग्नल निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और डेटा आगे जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर लाइट फॉर्म में, तो कोई इंटरफेस है, एक राउटर है जो वो कन्वर्जन कर रहा होगा। क्या बात समझ आ रही है? बल्कि मैं, मेरा राउटर पास में रखा हुआ है, यूजिंग दिस यू कैन रिलेट। नाउ प्लीज लुक एट दिस मशीन, प्लीज लुक एट दिस मशीन। ये जो इनपुट आ रहा है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर, बट फाइनली जो आउट, मैंने उत्साह में केबल ही निकाल दिया, देखिए नेट चला गया था, बट दिस इज सिंपल ट्विस्टेड पेयर केबल। मैंने समझाने के लिए तार ही निकाल दिया। ये ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट ऑक्सीजन पे हो और उसको समझा रहा था कि मैं ये ऑक्सीजन कैसे लगाते, उसका मास्क ही निकाल दिया कि देखो ये सिलेंडर होता है, और ये समझाने के चक्कर में पेशेंट ही निकल लिया। चलिए क्या, बट इंटरफेस मींस बीच का माध्यम। Is setup box a router? No, setup box is certainly not a router. चलिए, now after
नेक्स्ट आइडिया इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आइडिया पहले से हमने ऑब्जर्व किया था कि दो आइडियाज हो सकते हैं, या तो यू कैन हैव अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, यानी कि डायरेक्ट लाइन है, डेडिकेटेड लाइन है आपके पास, या फिर यू कैन हैव अ शेयर्ड मीडिया, है ना। एक शेयर्ड मीडिया हमारे पास हो सकता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, और उसके ऊपर हो सकता है बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हों। इस आइडिया को रिजॉल्व करना भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? लाइन कॉन्फ़िगरेशन फिगर आउट करना। इट विल आल्सो बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर। सर, इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट केबल इन राउटर आर ट्विस्टेड पेयर केबल? आप कहाँ कहाँ देखा है आपने राउटर? मुझे बताएंगे। ये जो सेटअप बॉक्सेस को राउटर तो नहीं मान रहे आप? मोहित सिंह जी, अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जहां सच में राउटर है, जो डिवाइस राउटर की तरह बिहेव कर रहा है ना, और जो एक्चुअली चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, वहां पे अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। आप इनपुट कनेक्शन बोल सकते हो, आउटपुट कनेक्शन बोल सकते हो। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्पेसिफिक वायर होगा इनपुट और आउटपुट में? सोचो, आप क्या गलत सोच रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है क्या आपको? जैसे मैंने कल भी बोला है, इस क्लास की अच्छी बात यह है कि यहाँ गाली देना अलाउड नहीं है ना। अभी मैंने इस टर्म को भी डिफाइन नहीं किया है कि राउटर क्या होता है, और आपको जितना पता है वो भी मुझे पता है। अभी जब आगे जरूरत पड़ेगी तो पूछ लूंगा, बेइज्जती करूंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। तो एडिशनल टर्म उतनी ही छोड़ना जितना जरूरी हो, या ये कहानी दूसरी ब्रांच वालों को समझाना। इन हाउस राउटर क्या होता है, आउट हाउस राउटर क्या होता है ना। वो हो सकता है कहते यार बात तो कुछ सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, कुछ पता ही होगा इसको, मुझे मत सुनाओ ये कहानी, क्योंकि अभी डेक में चला के तो पता लग जाएगा। तो छोड़ दो इस बात को, पहले जो बता रहा हूँ ये समझो। जैसे मैंने कल इस बात पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि भाई यहाँ पे इतना कुछ है पढ़ने और समझने के लिए, अगर किसी भी पॉइंट को एलोबरेट करूंगा तो ऑर्डर खराब हो जाएगा। दूसरा, हम एक इंटेंशन और एक अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे। नेटवर्क में ये एक आइडिया, मान लीजिए पीपीटी भी खुला हुआ है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे रिजॉल्व होगा और ये चीजें कैसे हैंडल होंगी, इसके ऊपर कोई किताब मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी। तो हो सकता है 3-4 महीने इसी बात को फिगर आउट करने में निकल जाए। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। आफ्टर लाइन कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल टोपोलॉजी। तो डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, अगेन मैं एक बात आपसे बात कर चुका हूं। फिजिकल टोपोलॉजी इज द आइडिया या द एक्चुअल प्रोटोकॉल जैसे आप कनेक्ट होते हो। ये जो टोपोलॉजी है, अभी क्लियर है? मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अभी क्लियर है क्या? ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल टोपोलॉजी की हमने बात की थी। फिजिकल टोपोलॉजी जो है, इज इट द एक्चुअल फिजिकल रियलिटी और इट इज द आइडिया? इट इज द आइडिया, लेकिन उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वो क्या आइडिया होगा, अगेन ये सब बात की बात है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके। अगला,
जो आइडिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ट्रांसमिशन मोड। और 3 तरह के मोड्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से? एक मेथड था सिंप्लेक्स, जहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स, जहां पर दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा था लेकिन एक बार में एक। और तीसरा था फुल ड्यूप्लेक्स, यस, जहां पर एक ही बार में दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा था, बट इट इज लाइक हमें ऐसा फील आ रहा होता है, जैसा मैंने वहां भी बात की थी, फुल डुप्लेक्स आर एक्चुअली 2 हाफ डुप्लेक्स कनेक्शंस और 2 सिंप्लेक्स कनेक्शंस, इजंट इट? वो एक साथ बिहेव ऐसा कर रहा होता है बट दोनों डायरेक्शन में कर रहा है, इसका मतलब आपके पास 2 कनेक्शंस हैं। वरना एक बैंडविड्थ पे एक ही टाइम पे तो दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं हो सकता, कोलाइड कर जाएगा। यस। तो ये भी ध्यान रखना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? डेटा लिंक, सॉरी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर आज के बाद कोई आपसे बात करे, है ना, तो 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद रखनी है। पहला, इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरफेस मतलब ट्रांसमिशन मीडिया और आपका जो कंप्यूटर है उसका जो इंटरफेस होगा, एक डिवाइस होगा जो कन्वर्ट करेगा। यस। सेकंड हमने बात समझी है, हाउ यू रिप्रेजेंट अ बिट, एनकोडिंग का ध्यान रखना, कैसे वो कन्वर्जन होगा, क्या होगा। देन डेटा रेट, किस रेट पे डेटा ट्रांसमिट होगा। देन लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। देन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी को समझना। एंड देन द ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है, फुल ड्यूप्लेक्स है। अच्छा, इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं, अब आपको बात समझ आ रही होगी, इसको क्यों फिजिकल लेयर भी हम बोलते हैं। ज्यादातर चीजें हार्डवेयर रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड है? ज्यादातर चीजें हार्डवेयर रिलेटेड है। अच्छा, एक और बात आप गौर करिएगा, हम बोलते जरूर हैं कि अभी हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट कंप्यूटर के अंदर तो 2 चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आपका 99% सिलेबस किस किसी चीज के साथ डील करता है? आप जो पढ़ते हैं, हार्डवेयर पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं? 99% ऑफ द टाइम वी स्टडी ओनली सॉफ्टवेयर, इजंट इट? हम कहने को तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रहे होते हैं, बट कौन सा मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट होगा, सिग्नल कैसे कैरी होगा, कुछ नहीं पता। हम तो ब्लॉक डायग्राम में पूरी कहानी पढ़ा देते हैं, इजंट इट? फिर चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कंपाइलर हो, कोई सब्जेक्ट हो, बहुत रेयरली, हम कभी कभार थोड़ा बहुत डिस्कशन सिर्फ किस में करते हैं? डिजिटल के अंदर। आप समझिएगा, आर्किटेक्चर में भी लोगों को लगता है कि हम हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं, बट नहीं, हम हार्डवेयर पढ़ाते हैं कि हार्डवेयर का मॉडल पढ़ाते हैं। हार्डवेयर का सिर्फ मॉडल पढ़ाते हैं, रियल हार्डवेयर हम वहां भी नहीं पढ़ा रहे होते, है ना। तो थोड़ा बहुत हार्डवेयर तो मान लीजिए डिजिटल में आप पढ़ते हो, लॉजिक गेट्स एंड ऑल, दैट इज इट। उसमें भी आप मान लो, जब मैं बोलता हूं एंड गेट, तो मैं तो ऐसा बना के छोड़ दूंगा, है ना, मेरे हिसाब से ये एंड गेट है। वो भी दरअसल ब्लॉक डायग्राम ही है, लॉजिक ही है। क्योंकि अब ये गेट फिजिकली इंप्लीमेंट कैसे होगा, क्या इसका हमसे कोई लेना देना है? आप जानते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसमें क्या एनपीएन डायोड लगेगा, क्या लगेगा, कैपेसिटर की बनाना पड़ेगा, हमें नहीं पता कुछ भी भाई। हमें तो ये लॉजिक चाहिए, हमें चाहिए इधर 0 1 दे तो यहाँ 0 आया, वो कैसा है आप देख लो, क्या सेमीकंडक्टर, क्या ट्रांजिस्टर, हम कुछ नहीं जानते। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? तो हम आइडिया से डील कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके, सर सिंप्लेक्स डुप्लेक्स का एक एग्जांपल याद दिला दीजिए, जाके जहर खा लो और क्लास बंद करके भाग जाओ यहाँ से। आप जैसे बेवकूफों की वैसे भी जरूरत नहीं है। यस। किस तरह की नालायकी ये है। और बेटा, अगर मजाक कर रहे हो तो आपकी जिंदगी मजाक होकर रह जाएगी, और अगर सीरियस हो तो फिर कुछ और करो जीवन में, ये नहीं होना आपसे, ये तय है, याद दिला दो, है ना। कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। और अभी तो स्टार्टिंग में पहले से बता रहा हूँ, अभी पूरा साल लगा हुआ, कुछ और करोगे, हो सकता है वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये अगर इसी हाल से चलोगे तो गेट क्वालिफाई नहीं होगा, ये तय है, ये लिखवा के रख लो मुझसे। अगर इसी हाल से चलोगे तो गेट क्वालिफाई नहीं होगा, ये तय है। तो कहीं वहां प्रयास करो जहां से आपको लगे कि रिजल्ट आने की उम्मीद हो।
फॉलो कर रहे हो क्या इस बात को? ये बड़ी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको याद दिला दूं, 90% लोगों का गेट क्वालिफाई नहीं होता है। तो मैं कोई बहुत अजीब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी कॉमन बात कर रहा हूँ, और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। तो इसके लिए बड़े पेशेंस की, बड़ी कंसिस्टेंसी की और बड़े हार्ड वर्क की जरूरत है ना। और अभी ऑलरेडी वी आर इन द मंथ मई में आ चुके हैं, तो टाइम भी अभी बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। हाँ, 17% ने क्वालिफाई किया, अब आप मान लीजिए, तो समझ लीजिए, तो बच्चे जो हमारे 83% है, उसमें आपका भी नाम आ सकता है मेरिट में। तो ये बड़ी क्लियर कट बात है। अभी तो आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। चलिए, वैसे मेरा फायदा है क्योंकि अगले साल आप मुझे यहीं बैठे दिखोगे, इजंट इट? लेकिन जाहिलों की जमात से मेरा भी फायदा नहीं होना, एकेडमी का भी फायदा नहीं होना। आप अगर प्रयास कर सकते हैं, कुछ मजा आएगा, वरना फिर क्या ही फायदा, तादाद बढ़ाते रहिए। ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा आइडिया हम फॉलो करते हैं आफ्टर फिजिकल लेयर, अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? फिजिकल लेयर के बाद अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है डेटा लिंक लेयर का। बिल्कुल सही बात है। नाउ एज फार एज डेटा लिंक लेयर इज कंसर्न, अगर मैं नंबर के हिसाब से देखूं ना, खासकर गेट के आस्पेक्ट में देखूं, तो कैन वी से कि डेटा लिंक लेयर हैज द मैक्सिमम वेटेज? काइंड ऑफ यस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछेगा, मतलब इस बात की अच्छी खासी उम्मीद है कि सिर्फ डेटा लिंक लेयर से ही कभी कभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भी पूछा जा सकता है। यू कैन हैव 2 क्वेश्चंस, both of 2 marks each only from data link layer. So the weightage 100% will go from 2 to 4 marks. अब सोचिए, आधा क्वेश्चन पूरे नेटवर्क का आपका डेटा लिंक लेयर से ही पूछ ले, तो आपको समझना है कि डेटा लिंक लेयर नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, देखिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आप ध्यान से फॉलो कर रहे हैं सारा डिस्कशन और सीरियस हैं चीजें सीखने के बारे में, तो हमें नेटवर्क भी समझना है ना, पूरे सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया भी समझना है, और साथ साथ इस बात को भी इंश्योर करना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिस पैटर्न पे पूछा जा रहा है वो भी हम सॉल्व कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं नेटवर्क की तो आपको प्रॉपर समझ दिलाऊं और फिजिकली समझ दिलाऊं, मुझे क्या लगता है, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं हर चीज फिजिकली ऑर्डर करके रखूंगा, बताऊंगा ये राउटर है, इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, ये स्विच है, ये केबल होता है, उससे नंबर आएगा क्या आपका? उससे एग्जाम में नंबर नहीं आना। आपको लगेगा तो सर बहुत जबरदस्त, मजा आ गया सर, मैं जो अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें हो सकता है आपको लगे सर पता नहीं क्यों ये बात इग्नोर कर रहे होते हैं, बट बेटा उससे फायदा नहीं होना आपका, है ना। और मार्केट में तो हर 2 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही होती, पुरानी टेक्नोलॉजी जा रही होती, आपका सिलेबस वहीं का वहीं है, आपके आइडियाज जो है वो वहीं के वहीं है। एक दूसरा आइडिया हो सकता है कि मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा आपसे, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला, वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो, बात खत्म। वो तरीका भी गलत है ना। तो आई विल ट्राई टू फाइंड अ पाथ समवेयर इन द मिडल, जहां पे थोड़ा ओवरऑल आइडिया भी आपको हो, लेकिन अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में क्वेश्चन तो बने आपसे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बता आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा उनसे, उस बात का भी कोई फायदा नहीं है। फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं रियलिटी, सोचना आप एक बार, जो बंदा आपके घर वाईफाई लगाने आया है या आया होगा, है ना, अगर बेसिक तौर पे बात करें, तो क्या वो एक ठीक ठाक समझ रखता है अबाउट द फिजिकल एप्लीकेशन, अबाउट द रियल इम्प्लीमेंटेशन? 10 से 12 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है उसको, पता है बात आपको? तो अब इससे समझने का क्या मतलब आता है कि लोग वैल्यू किस बात की कर रहे हैं, नॉट अबाउट दैट डिवाइस, अबाउट द फिलॉसफी, अबाउट द आइडिया, अबाउट द मैकेनिज्म जिस पे वो काम कर रहा है, वो आपको यहां पढ़ाया जा रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है एक से एक लाइसेंस ही घूम रहे हैं,
इंजीनियर होना कौन सी बड़ी बात है, वही होगा जो पूछ रहा होगा सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल बता दो एक बार। ना ना, फुल फ्लेज इंजीनियर भी हो सकता है। आप 12 की बात करो, 8-8 हजार में धक्के खाते हैं। आप में से भी कुछ लोग खाएंगे, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा, 1-2 साल मेरी बात लिख के रख लो। आप में से भी कुछ लोग खाएंगे। एज अ टीचर मेरा प्रयास तो सिर्फ यही है कि मैं कोशिश ये करता रहूं कि आप उस जमात में ना शामिल हो, लेकिन कुछ जरूर होंगे। जब आपके इरादे इतने पक्के हैं तो उसको कौन रोक सकता है बीच में, सोचिए। बट पहुंचेंगे जरूर कुछ लोग वहां तक। चलो खैर, अब इस आइडिया पे आ जाता हूं। तो डेटा लिंक लेयर का एक बहुत मेजर, अच्छा एक और बात, यहां पर क्या कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो आपको अलग अलग लेयर में दिखेंगी दोबारा? हाँ, मान लीजिए स्पीड कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, वो अभी मैं आपसे फिजिकल लेयर में बात कर चुका हूं। आई टॉक इट अबाउट अगेन इन डेटा लिंक लेयर, इवन आई विल टॉक इट अगेन समवेयर कुछ हद तक नेटवर्क में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में तो बहुत अच्छे से। वो क्यों? बिकॉज अभी समझेंगे। जैसे जैसे स्केल बड़ा होता जाता है, सेम प्रॉब्लम को दोबारा डील करने की प्रॉब्लम फिर से पैदा होती जाती है, तो उसको भी हमें डील करना होता है। खैर, पहले ये समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। डेटा लिंक लेयर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक्सेस कंट्रोल की। अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कल आप में से मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, मान लीजिए मैं दोबारा एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ बस टोपोलॉजी का। मान लीजिए इट इज अ बस, इट इज अ शेयर्ड मीडियम, और यहाँ पर ड्रॉप लाइन है, और बहुत सारे स्टेशंस बोल लूं, नोड बोल लूं, कंप्यूटर बोल लूं, इससे कनेक्टेड है। एक आइडिया हो सकता है। ये हमारा बैकबोन नेटवर्क है ना? अब ये बात आपको समझ आ रही है कि ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, ये शेयर्ड है कि प्राइवेट है? एक एक करके बात करूंगा। ये शेयर्ड मीडियम है ना? और शेयर्ड मीडियम में ऑब्वियसली, अब अगर कोई ट्रांसमिट करना चाहता है, चलिए इनके नंबरिंग भी कर लेता हूँ, 1 2 3 4। अगर 1 चाहता है कि वो 3 से कम्युनिकेशन करे, तो इस शेयर्ड मीडियम के थ्रू ही करेगा। अच्छा, ऐसा मत समझिएगा कि सिग्नल सिर्फ 3 तक जाएगा, सिग्नल तो सब जगह जाएगा। तो मैं अलग कलर यूज करता हूं। जब 1 सिग्नल सेंड करना शुरू करेगा, तो पूरा का पूरा शेयर्ड मीडियम 1 के सिग्नल से फिल हो जाएगा। यस और नो? यस। शायद हर कोई सिग्नल को रीड करेगा, बट कुछ समय के बाद फिगर आउट कर लेंगे कि दरअसल ये जो डेटा है ये 3 के लिए है, तो 2 और 4 इसको इग्नोर कर रहे होंगे। यस, बहुत अच्छे। अब इस टाइम पे ही अगर 4 भी कम्युनिकेशन की कोशिश करे और बोले नहीं मेरे को 2 से कम्युनिकेट करना है, और मैं भी अपना सिग्नल इधर छोड़ दूंगा मीडियम के ऊपर, तो क्या दोनों सिग्नल आपस में कोलाइड कर जाएंगे? जी हाँ, इसको बोलते हैं कोलिजन हो जाना। तो अब इस बात को समझिए, जब भी शेयर्ड मीडियम होता है, देन डू यू नीड सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म? कोई प्रोटोकॉल आपको चाहिए, कोई नियम, कोई कानून चाहिए। हाँ, वरना तो क्लैशेस होंगे, कोलिजन होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रेलवे, ट्रेन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट रिसोर्स और अ शेयर्ड रिसोर्स। ट्रेन इज एग्जाम्पल ऑफ अ शेयर्ड रिसोर्स। तो अब आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है आज से 4 महीने के बाद, और आप नहीं चाहते कि कोई समस्या आपको हो, तो आप क्या करेंगे? कोई मैकेनिज्म है रेलवे में उस क्लैश, उस कॉलिजन से बचने का? वेरी गुड। तो वी हैव अ मैकेनिज्म कॉल्ड रिजर्वेशन। तो अब किसी एक को रिजर्वेशन मिलेगा, और फिर आप बिल्कुल निफराम होके बिना किसी चिंता के जाइएगा, और आपको आपकी सीट खाली मिलेगी, कोई आके परेशान नहीं करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, एक और बात समझिएगा, मैं 2-3 पहले अप्रोच आपको समझाना चाह रहा हूँ। शेयर्ड मीडियम पे आपको ये कोई प्रोटोकॉल तो चाहिए, बट भारत जैसे देश में रिजर्वेशन के मायने और ज्यादा हैं। वो क्यों? इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन लास्ट तक पूरी रिजर्व हो ही ना, और आप जाओ तो ऑन द स्पॉट भी आपको सीट मिल जाए? जरा पॉइंट सोचिएगा। इस बात की तो भारत जैसे देश में तो मान लीजिए ना के बराबर है, इजंट इट?
क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और ट्रेन अगर तुलना करें तो फिर कम ही मालूम देती है तो आपको रिजर्वेशन कराना है। लेकिन क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोप वगैरह में आप जाओगे तो पहले से टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक डब्बे में अगर 70-80 सीट है तो नॉर्मली 5-6 लोग ही बैठे रहते हैं, बाकी पूरी ट्रेन खाली पड़ी होती है। तो अगर आप पहले से रिजर्वेशन करवाएं ना करवाएं, ऑन द स्पॉट लेट के जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में यू नो इतना फर्क नहीं है। मैं समझाने ही चाह रहा हूं कि इट टोटली डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कलकत्ता का कॉम्प्लेक्स शहर है, बहुत लोग रहते हैं, कोई मेन चौराहा है, एक मेन जंक्शन है, क्या वहां पे रेड लाइट लगाना जरूरी है? हाँ। क्यों? पहला तो जो रोड है वो प्राइवेट मीडियम है कि शेयर्ड मीडियम है? रोड शेयर्ड मीडियम है, आपकी मेरी जाति संपत्ति तो नहीं है ना? लेकिन लेकिन ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो अगर शेयर्ड मीडियम को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो लोग कोलाइड कर जाएंगे आपस में, हर कोई जाने की कोशिश करेगा, एक्सीडेंट होगा, जाम लगेगा। तो आपको ट्रैफिक लाइट चाहिए, है ना? बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर गांव की कोई सड़क है, गांव का कोई बहुत कम कम जनसंख्या है, 200-400 लोग रहते हैं, क्या गांव की रोड प्राइवेट मीडियम है कि वो भी शेयर्ड मीडियम है? गांव की रोड भी शेयर्ड मीडियम है, बट क्या वहां पे रेड लाइट लगाने की जरूरत है कि अगर 4 भैंसे आ रही हैं, 4 बफेलोज आर कमिंग, तो लाइट देख के रुक गई कि नहीं अभी लाइट है, रुक जाते हैं वहां जरूरत नहीं है। फॉलो कर पा रहे? अभी रुक जाओ, जो क्वेश्चन पूछना बाद में। अब देखो आप लोग क्या करते हो, मैं एक आइडिया के बीच में हूं, आपका भी कोई आइडिया क्वेश्चन आएगा बेटा उसे लिख के रख लो। मैं हर 2-4 मिनट का रुक के बोलूंगा कि अब बताओ कोई डाउट है क्या। अब बीच में इस बात को छोड़ूंगा तो फिर ये बात फिर अटक जाएगी। तो अभी पे सिर्फ बोलूंगा, अभी मैं एंटरटेन नहीं कर रहा, जब क्वेश्चन पूछने के लिए बोलूंगा तब पूछना, है ना? ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि हमें मैकेनिज्म चाहिए शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करने का, यस और नो? हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, बट ट्रैफिक कितना है, लोग कितने हैं, क्या इस बात से उस मैकेनिज्म की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं क्या? हाँ, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना? और कौन सा मैकेनिज्म अच्छा है, कौन सा मैकेनिज्म खराब है। कल मुझे याद नहीं किसी केस में कोई पूछ रहा था, सर किसको प्रेफर करेंगे, लाइक टोपोलॉजी में क्या बेटर है, बस बेटर है कि रिंग बेटर है? भाई ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, इजंट इट? ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहां पर समझिए, ये तीनों ही पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके होते हैं शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करने के। एक है हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरा है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, और तीसरा है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा कौन कौन से 3 मैकेनिज्म है, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस और चैनलाइजेशन। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आप ऐसा मान लीजिए अगर बहुत लेस ट्रैफिक है तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर बोल सकता हूं मीडियम मॉडरेट ट्रैफिक है तो यू मस्ट गो फॉर कंट्रोल्ड एक्सेस, और अगर बहुत हाई ट्रैफिक है देन यू मस्ट गो फॉर चैनलाइजेशन, जहां पे पता ही है कि 100% यू नो कॉलिजन होना ही होना है। अब लेस एक्सेस के अंदर, अब देखो अब आप शायद रिलेट कर पाओ, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंस पे 1 2 3 4 में से कौन एक्सेस करेगा, क्या इसके पहले से कोई नियम है, कोई नियमावली है, कोई कानून है? कोई कानून नहीं है, जिसका जब मन चाहे तब वो एक्सेस करे। बात समझ आ रही है? इट्स लाइक कि 4 लोग हैं, चारों को रोड पार करना है, कौन पहले पार करेगा, कोई नियम नहीं है, है ना?
नो ऐसा मत बोलो प्रायोरिटी, इट्स नॉट अबाउट द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो चैनलाइजेशन में भी नहीं होगी। द पॉइंट इज आपको कोई टाइम स्लॉट, कोई नियम नहीं बताया गया है। एक और बात, अगर आपको रोड पार करनी है, अगर आपको रोड पार करनी है और आप वहां कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कोई लाल बत्ती नहीं, तो क्या कीजिएगा? ना कोई लाल बत्ती है, ना कोई जेब्रा क्रॉसिंग, एंड अगेन यू हैव टू क्रॉस द रोड, पार करना है आपको रोड, कैसे करोगे? अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि फिर भी एक तरीका हो सकता है कि पहले लेफ्ट देखोगे, फिर राइट देखोगे, और जब आपको लगेगा कोई ट्रैफिक नहीं है तो आप पार कर जाओगे। सही है। लेकिन क्या आपने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो ये मान के चलते हैं कि ब्रह्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर है, और दोनों हाथ ऐसे करते हैं वो, या कम से कम एक तरफ से ट्रैफिक आ रहा हो उस तरफ ऐसे हाथ करते हैं, ये मानते हुए कि सुपरमैन की या कुछ अजीब शक्तियां उनके अंदर है, ट्रक ट्रेन जो आए रुक जाएगा और भागना शुरू कर देते हैं बस, है ना? कि बस ये जिंदगी और मौत की कहानी है, सामने से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, बस पार किए तो किए, वरना यहीं शहीद कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो आंख बंद करके सेंड करने वाली कहानी है, आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अलोहा। तो अलोहा के अंदर लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं? आंख बंद करके भगवान का नाम लेते कर देते हैं, कहता भेज दो, कॉलिजन हुआ तो शहीद कहलाएगा, नहीं तो जीत ही जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा कॉलिजन। यस। हाँ, अब ये देखो, इसके नाम से समझ आएगा, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। भेजने से पहले करियर को सेंस करना है कि नहीं करना है? भेजने से पहले करियर को सेंस करना है। तो ये कौन सी बिरादरी के लोग होंगे जो सड़क पार करने से पहले लेफ्ट और राइट में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये लोग देखेंगे लेफ्ट और राइट में, है ना? तो खैर, अगेन ये सारे मैकेनिज्म तो डिटेल में पढ़ने, इसके फिर मॉडिफिकेशन भी है, CD और CA। बट ये कौन से लोग हैं? रैंडम एक्सेस, बस याद रखिएगा, जहां कौन भेजेगा, अगला कौन भेजेगा, इसका कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन आम तौर पे इस तरह की फिलॉसफीज भी बढ़िया काम करती हैं। कब? जब ट्रैफिक ज्यादा हो कि कम हो? जब ट्रैफिक कम हो। लेकिन सोचिए, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा और हर कोई बार बार ट्रांसमिशन करने की कोशिश करे, और तब भी आप रैंडम एक्सेस की बात करो, देन दैट विल क्रिएट अ chaos, एक कंफ्यूजन हो जाएगा। तो we have a different class of protocols. We have controlled access protocol, जहां नाम से समझ आ रहा है, आप पोलिंग करना, टोकन पासिंग करना, रिजर्वेशन करना। जैसे कि मुझे पता नहीं कि ये बहुत स्कूलों में होता है कि नहीं, हमारे स्कूल में बीच में प्रॉब्लम हो गई, या कम से कम मैनेजमेंट का ऐसा मानना था, जिसको देखो क्लास से बाहर घूम रहा है, बोले पानी पीने आए हैं, बोले वॉशरूम जाने आए हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। यस। हाँ, तो फिर वेरी गुड, तो आपको पता है आउट पास का एक मैकेनिज्म हो सकता है। अब आउट पास क्या है? एक क्लास में कितने आउट पास है? 2 आउट पास है। अगर आप स्कूल टाइम में कहीं कॉरिडोर में बाहर घूमते हुए पकड़े गए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आउट पास होना चाहिए। जिस तरह से भी लॉकडाउन में जब आप चलते हैं तो आपके पास ID कार्ड, कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज समझाने का रीजन होना चाहिए, उसी तरह आपके पास आउट पास होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, जैसा लोग करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने उसके भी कॉपी बना लिए होंगे, है ना? और अब तो अगर किसी के पास कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है कि नहीं है, मैं तो कहता हूँ पुलिस वाला नाके पे रोक रहा है, शीशा उतार के बोलो आई एम कोविड पॉजिटिव, आ गले लग जा। रिपोर्ट दिखाओ ना, रिपोर्ट नहीं है, आ गले लग जा, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। कहेगा नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। समझ रहे हो? कहते सर मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आप बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, आओ गले लग जाओ मेरे, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। छोड़ देगा आपको, कहते जाओ। खैर, तो आइडिया सिर्फ ये है कि जहां पर लोड थोड़ा रिलेवेंट हो, वहां पर एक आइडिया हो सकता है टोकन पासिंग का। तो अप्रोच क्या होगी
क्या इन चारों में से किसी एक के पास टोकन होगा? हाँ, और जिसके पास टोकन होगा वही सेंड करेगा। टोकन आप बारी बारी से बदलते रहिएगा। यस, एक आइडिया हो सकता है पोलिंग का। पोलिंग मतलब मान लीजिए एक स्टेशन को आपने बना दिया मास्टर, और ये अब सब कौन हो जाएंगे? स्लेव। मास्टर ये पूछेगा, पोल करना मतलब पूछना। अभी कलकत्ता में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, केरला में पोल किया गया। पोल करना मतलब किससे पूछा हमने? हमने किससे पूछा? हमने पब्लिक से पूछ लिया, पोल किया। पब्लिक से पूछ लिया कैसे चलाना है, क्या चाहिए बताओ, जनता ने बता दिया कि ऐसे चाहिए। यस और नो? इसी तरह से यहां भी मास्टर होगा और वो पोल करेगा, पूछ लेगा आपको सेंड करना है क्या, आपको करना है क्या। बट क्या कोई अपने मन से कभी भी सेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। और ये तो नाम ही काफी है, रिजर्वेशन। हर थोड़े समय के बाद गाड़ी निकलेगी पैकेट्स की, आपको अगर भेजना है तो आप भी रिजर्वेशन करा लीजिए। यस, बट ये भी एक मीडियम लेवल ट्रैफिक तक सही काम करता है। अगर ट्रैफिक बहुत हाई हो जाए तो फिर हमें जो बिल्कुल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होते हैं शेयर्ड मीडिया को एक्सेस करने के लिए, दैट इज एफडीएम में, टीडीएम में या सीडीएम में, उन पे जाना पड़ता है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देके बताऊं, फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, रेडियो। ओके, रेडियो कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट रेडियो कैन ऑब्वियसली बी वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना? तब आप मुझे एक बात बताएं, क्या एक टाइम पे पूरे इंडिया में बस एक ही रेडियो स्टेशन चल रहा होता है? नहीं। और हमें चाहिए कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन पैरेलली काम करें। और इस बार हाई ट्रैफिक क्यों है? क्या कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा रेडियो स्टेशन काम करना चाहते हैं, या 100% एक से ज्यादा काम करना चाहते हैं, यानी कि ट्रैफिक इज इंश्योर्ड? 100% ऐसा है या 1000% ऐसा है कि एक से ज्यादा काम करना चाहते हैं? तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डिवीजन का मतलब सोचिए अब क्या है। ये पूरा जो हमारा मीडियम है, जो बैंडविड्थ है, इसमें छोटे छोटे सेक्शंस हम डिवाइड कर देते हैं। सही बात है। और आपसे बोल देंगे 92.5 आपका, 102 आपका, 93.7 आपका, लाइक दिस। और आप सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें तो उस केस में क्या हो रहा होगा? जाहिर सी बात है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग लोग कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। बात समझ आ रही है? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब सोचिए, मान लीजिए जरा एक फ्रीक्वेंसी का बताओ, ये 90 क्या होता है, 93.5 बिग एफएम है। सही बात है क्या ये? अच्छा ठीक है, तब आप मुझे बताओ एक फ्रीक्वेंसी दे दिया 93.5 बिग एफएम को, क्या वहां पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलेगा क्या? नहीं, वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। बताओ जरा एक दो प्रोग्राम के नाम बताओ। लव गुरु तो आप सबके दिल के बहुत करीब है। उसके अलावा पक पक दीपक, आरजे रौनक, वेरी गुड, नीलेश मिश्रा, बबुआ। ठीक है, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, मुर्गा, बहुत बढ़िया। बस ये अब मुझे समझ आया ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होता है आपसे। वेरी गुड। बट खैर, अब इन सबको अगर स्लॉट देना है तो क्या लव गुरु और पक पक पकुआ एक साथ बात कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको इन्हें टाइम स्लॉट देना पड़ेगा। सही बात है। तो अब जब मैं बोल देता हूं 12 बजे से 1 बजे तक आप बात करोगे, 1 बजे से 2 बजे तक कोई और बात करेगा, और ये जितने ठरकियां बैठे हुए हैं रात को 11 बजे से 2 बजे तक लवगुरु बात करेगा, इसका मतलब दैट इज एग्जांपल ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आपने बात नोटिस की है? क्या लव गुरु का प्रोग्राम दिन में 1 बजे आता है क्या? नहीं, उस समय लोग काम कर रहे होते हैं, है ना, अपना जीवन जी रहे होते हैं, व्यस्त होते हैं। लेकिन जब उन्हें बाबू सोना की याद आती है, पल पल तेरी याद मुझे तड़पाती है, तो रात हो चुकी होती, उन्हें नींद नहीं आ रही होती, तब लव गुरु आता है। बहुत बढ़िया। एक और आइडिया हो सकता है सीडीएम में, इसकी बात बाद में करूंगा, बट सीडीएम में फोन्स का नाम सुना है आपने? तो ये भी एक तरीका है।
हाँ, टाटा और रिलायंस के आपने सुने होंगे, बट अब आप एक बात समझिए, डू यू अंडरस्टैंड, जब आप मुझसे बोल रहे थे कि सर बताओ ये कैसे होता है, डू यू अंडरस्टैंड कि ये डेटा लिंक लेयर का टोटली एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें कितने सारे ऑप्शंस और कितने सारे मैकेनिज्म है, सोचिए जरा। हाँ, अब इसमें से कोई एक आपको पढ़ना है कि सारे आपको पढ़ने हैं? ये सारे पढ़ने हैं, इन सब पे बात करेंगे। हालांकि अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम से कम अगर मैं उंगलियों पे भी गिनूं तो 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कम से कम सीडीएम में, सीएसएम में, सीडी से। तो इस पे हम बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे। सर एफडीएम में भी तो एक तरह का रिजर्वेशन ही हुआ ना, एफडीएम में भी तो एक तरह का रिजर्वेशन हुआ। अब देखिए रिजर्वेशन की क्या परिभाषा है उस पर भी हम बात करते हैं। ये एक तरह का रिजर्वेशन नहीं हुआ, ये एक तरह की परमानेंट डेडिकेटेड लाइन हुई आपकी। रिजर्वेशन इज टेम्परेरी और परमानेंट, ऐसे सोचिए। रिजर्वेशन इज टेम्परेरी और परमानेंट। रिजर्वेशन इज टेम्परेरी, आपको कुछ समय के लिए दिया फिर वापस ले लेंगे आपसे। बट एफडीएम इज लाइक सेइंग दैट दिल्ली से मुंबई का एक रेलवे ट्रैक आपका ही है, इजंट इट? जब चाहो तब चलना, ये ट्रेन खड़ी हुई है आपकी। वो रिजर्वेशन नहीं है, वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। या जब जब ममता बनर्जी शपथ लेने के लिए जाएंगी, है ना, तो जिस रोड से वो जाएंगी क्या क्या होगा उस रोड पे, बताओ? आप अगर चाहो कि आज मैं इस रोड पे साइकिल चलाऊंगा, फिर क्या होगा? नहीं चला पाइएगा। तो जब एक स्लॉट परमानेंटली आपको दे दिया जाए तो उसको हम बोल रहे हैं एफडीएम में। फॉलो कर पा रहे इस बात को? यस। अब आपके जो क्वेश्चंस आए थे इन बिटवीन, अब मुझे बताइए, मैं हैंडल करता हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सीडीएमए का एक एग्जांपल दीजिए। सीडीएमए अपने आप में एक एग्जांपल है। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, इट इज द एग्जांपल बाय इटसेल्फ। बाकी अगर आप आम दुनिया में मुझसे एग्जांपल पूछ रहे हैं तो बेटा इसका एग्जांपल यही है कि सड़क पार करने से पहले अगर आप दाएं और बाएं देख लें तो आप क्या हैं? आप सीएसएम में हैं। सॉरी, सीडीएम में का पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी। सीडीएम में अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, तो मैं मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट एग्जाम्पल है। रिलायंस सीडीएम में, टाटा सीडीएम में नहीं है। बट वो टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। When a new batch of operating system is going to start, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी समय लगेगा, उसमें मैं पूरा शेड्यूल आपसे डिस्कस कर दूंगा बाद में। कल मेरी स्पेशल क्लास है, उसमें आइएगा, दिन में 2 से 3। कल मेरी स्पेशल क्लास है अनिमेश, उसमें बात कर लीजिएगा। पोलिंग समझ नहीं आया ये बता दीजिए, मैं बताता हूँ। अभी क्लास में जब बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछना चाहते हैं, यहाँ तो आप सब कमेंट भेज रहे होते हैं, क्या मैकेनिज्म यूज किया जाता है याद है मुझे बताओ? जब बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ अपनी बात बोल रहे होते हैं, टीचर क्या बोलता है? क्या आप कभी भी कैसे भी इंटरप्ट कर सकते हो? नहीं। टीचर बोलेगा रेज योर हैंड एंड देन दैट इज इट, बस हाथ ऊपर करके चुप रहना है। यस। नाउ अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग टीचर देन विल पोल। टीचर पोल करता है, बोलता है चलो अभी तुम पूछो। बात समझ आ रही है? आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड पोलिंग। जब एक मास्टर हो और वो 1 बाय 1 सबसे पूछे कब किसका नंबर आएगा, इसको पोलिंग कहते हैं। ये आइडिया अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग जगह जरूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करते हैं। यस। ओके सर, हम लाइक रैंडम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस बिल्कुल कर सकते हैं, बट नॉट लाइक इमीडिएट। ये एक नॉर्मली फिक्स फैसला होगा। आप जब नेटवर्क बनाएंगे तो इस बात को आप सोच लेंगे कि इस नेटवर्क में मुझे किस तरह का पॉलिसी चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर घंटे आप पॉलिसी बदल रहे होंगे, ये एक फिक्स सेटअप की तरह होगा। जैसे आप रूम में पंखा लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि दिन में गर्मी हुई तो आप पंखा उतार के रख लिया और उस समय आपने एसी लगा दिया, शाम को एसी उतार के रख दिया फिर कूलर लगा लिया। ऐसा नहीं है, एक फिक्स डिसीजन की तरह होगा। एक समय के बाद अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेंज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस मैटर करती है क्या? टॉपिक वाइज नहीं, परफॉर्मेंस तो हमेशा मैटर करती है। ऐसा कौन सा आइडिया, कौन सा प्रोटोकॉल है जहां परफॉर्मेंस मैटर ना करे? ये पूरी लड़ाई किसके लिए हो रही है? परफॉर्मेंस के लिए। मानी कह रहे हैं अलोहा थोड़ा बता दीजिए, क्या जानना चाहते हैं अलोहा के बारे में, मुझे बताएं। अगेन इस बात को आप समझ रहे हैं, ये जो भी इंडिविजुअल टॉपिक है, इस हर टॉपिक पे एक एक दो दो घंटा मुझे लगेगा अभी। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हर टॉपिक पे एक एक दो दो घंटा लगने वाला है, मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। तो अभी अलोहा का बस, वेरी गुड वेरी गुड, ये आयुष इतनी बात याद रख लिया, बात खत्म। अलोहा का मतलब रोड क्रॉस करना है तो आंख खोल के करना है कि आंख बंद करके? आंख बंद करके भागते जाना है, बचे तो बचे, मरे तो मरे, बात खत्म। दिस इज अलोहा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कोई डाउट है किसी को? आपने रिलायंस वाला एग्जाम्पल कहा, वो क्या होता है? मुझे बेटा आपको नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है, और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी मालूम नहीं होगा। बट मैं दोबारा बता देता हूँ, सीडीएम में एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप शेयर्ड मीडियम को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बोला, जैसे आपने रिलायंस सीडीएम में या टाटा सीडीएम में का नाम सुना होगा, तो दे वर यूजिंग द सेम आइडिया। हालांकि आजकल आउटडेट हो गया मार्केट से, आई थिंक मुझे नहीं लगता भी कोई यूज कर रहा है सीडीएम में, बट दैट इज वाज आइडिया जो रिलायंस और टाटा यूज कर रहे थे। फिजिकल लेयर इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करता है? अच्छा, कुछ लोग ना उसी, मतलब या तो मेरी में ही कहीं ना कहीं कोई कमी है, मैं आपको सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा कि आपको क्या सवाल पूछना है और किस बात पे कंसंट्रेट करना है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए अभी से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला एक जो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर का, नाउ दैट इज आल्सो फ्लो कंट्रोल। एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज फ्लो कंट्रोल। अब इस बात को समझिए, डेटा लिंक लेयर जो है वो एक नेटवर्क में काम करता है। डू यू अंडरस्टैंड? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं, देन यूनाइटली दे एक्ट एज अ इंटरनेट। यस, अब इसको आप ऐसे समझिए, व्हेन इट कम्स अबाउट द नेटवर्क लेयर जो इसके ऊपर हम पढ़ते हैं, उसका काम है, जैसा कल हमने बात की थी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करना है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर पहुंचाना। बट किसी एक लोकल नेटवर्क में जो भी हैंडलिंग करना है, क्या वो हैंडलिंग करने के लिए डेटा लिंक लेयर सफिशिएंट होता है? यस, इनसाइड अ नेटवर्क डेटा लिंक लेयर इज सफिशिएंट। इवन ये भी आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि अगर कोई ट्रांसमिशन हमें सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर करना हो, इनसाइड अ नेटवर्क, नेटवर्क चेंज नहीं करना, तो क्या इवन नेटवर्क लेयर की जरूरत है भी कि नहीं है? तो टेक्निकली शायद नहीं है, बिकॉज देन वी डोंट नीड आईपी एड्रेस, आप लोकली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यस, खैर, मतलब इस बात को ऐसे समझिए, अगर मैं एक लोकल लैन बनाता हूं, तो क्या उसको इंटरनेट पर कनेक्ट करना जरूरी है? डू आई नीड आईपी प्रोटोकॉल? डू आई नीड अ टीसीपी प्रोटोकॉल? नो। एक लोकल लैन लैन में आप डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, देयर डेटा लिंक क्लियर कम इनटू पिक्चर। बट यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की, और फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। वो क्यों? बिकॉज वैसे तो फ्लो कंट्रोल की एक लेवल पे बात मैंने फिजिकल लेयर में की आपसे, बेस्ड ऑन द मीडिया। बट अब आप समझिए, फिजिकल लेयर जो डेटा रेट की बात करता है, वो किसको ध्यान में देख के करता है? मीडियम को ध्यान में देख के करता है। सही बात है क्या?
कि मीडियम क्या कैपेसिटी कैरी कर सकता है, बट अल्टीमेटली मेरे पास सेंडर भी है और मेरे पास रिसीवर भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेंडर भी कैपेबल हो, मीडियम भी कैपेबल हो, बट आप इतने हैवी रेट से डेटा ट्रांसमिट करो कि रिसीवर उसे प्रोसेस ही ना कर पाए? यस। क्या रिसीवर सारी की सारी मेमोरी अपने कंप्यूटर की आपके डिस्पोजल के लिए रख देगा कि आप इस्तेमाल कर लो, जितना चाहे स्टोर करते जाओ? नहीं। तो बाद में हम समझते हैं हर मशीन के पास एक बफर होगा, बोलेगा जो डेटा आता है इधर रखते जाओ, मैं इसको इधर से इस बफर से उठाते जाऊंगा। सही बात है। लेकिन हो सकता है आप इतने हैवी रेट से डेटा ट्रांसमिट करो कि ये पूरा बफर ही फुल हो जाए, और अगर बफर फुल हुआ और उसके बाद भी आप डेटा ट्रांसमिट करते गए तो रिसीवर प्यार से ही सही बट इसको डिस्कार्ड कर देने वाला है। जस्ट डिस्कार्ड। क्या करे, और रखने की जगह नहीं है, इनपुट आए जा रहा है, तो रिसीवर उसको डिस्कार्ड करेगा। जैसे अब मान लीजिए ये हॉस्पिटल है, ये कोरोना वायरस है, और ये कोरोना वायरस हॉस्पिटल में पेशेंट भेज रहा है। सही बात है। अब एक लेवल तक तो हॉस्पिटल हैंडल कर सकता है, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देगा। दैट इज इट। और कोई तरीका नहीं है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अब इस बात को समझिएगा, अब इस बात को समझिए कि ये ध्यान रखना कि रिसीवर कभी भी प्रेशर में ना आ जाए, ओवरवेल्म ना हो जाए। ये एंश्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? डेटा लिंक लेयर की। जो किस ड्यूटी के अंदर आएगा? अंडर द ड्यूटी ऑफ फ्लो कंट्रोल। It will be the responsibility of the data link layer under the duty of flow control. क्या ये बात याद रखेंगे आप? Yes. अब यहां पर एक शब्द अगर आपको याद हो, आपने सुना हो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन हर साल एक क्वेश्चन यहां से आने की उम्मीद होती है। तो जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म है, दे आर नथिंग बट द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। ये डायग्राम भी कुछ वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम पढ़ते हैं: स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। इन तीनों पे काम करेंगे, इन तीनों पर ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लंबे चौड़े फॉर्मूला है, पूरी कैलकुलेशन है, विल डू एवरीथिंग। यस। लेकिन आप समझ रहे हैं क्या कि मैं मेजर आइडिया क्या डिस्कस कर रहा हूं? व्हाट इज फ्लो कंट्रोल एंड व्हाई डेटा लिंक लेयर इज रिक्वायर्ड टू डू फ्लो कंट्रोल। तो दिस इज अबाउट द मीडियम, और दिस इज मोर इंपॉर्टेंटली अबाउट द रिसीवर। ये मीडियम के बारे में है कि रिसीवर के बारे में है? ये रिसीवर के बारे में है ना। और ये ध्यान रखता है कि मीडियम भले ही कैपेबल हो, रिसीवर उसी हिसाब से। जैसे एक उदाहरण के लिए जो सबसे सिंपल मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा? वो मैकेनिज्म होगा कि हम एक डेटा भेजेंगे, जब तक स्टॉप एंड वेट, नाम से भी शायद समझ आता है, हम एक डेटा भेजेंगे और फिर रुक जाएंगे और वेट करेंगे। कब तक? जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो हम दूसरा डेटा भेजेंगे, जब उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो तीसरा भेजेंगे। इस तरह से अगर काम करेंगे तो क्या रिसीवर कभी ये शिकायत कर सकता है कि मैं ओवरबर्डन हो गया? कभी नहीं कह सकता। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से एक स्पीड से डेटा भेज रहा होता हूं, मीडियम कैपेबल है, कितना भी डेटा हैंडल कर सकता है, बट प्रोसेस आपको करना है। यस और नो? यस। तो जब आप मुझे बता देते कि हाँ सर ये हो गया, तब मैं आगे बढ़ता हूं। अदरवाइज अगर मैं ये मान के चलूं कि नहीं आप प्रोसेस करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद मजबूरी हो जाएगी, बट आपका दिमाग क्या करेगा? डेटा को डिस्कार्ड करने लगेगा। यस और नो? यस। ठीक है, अभी बताइए क्या डाउट है? ये जो आइडिया मैंने डिस्कस किया फ्लो कंट्रोल का, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? ये पूरी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अलग अलग आइडियाज हैं, 2 लेक्चर इस पे भी लगेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? जी हाँ। ये मैं एक तरीके से मान लीजिए
एक तरीके से मान लीजिए मैं सिर्फ अभी आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूं, दिस इज ओनली द सिलेबस, बस थोड़ा डेप्थ में, दिस इज द सिलेबस। हेडिंग देखो, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, दिस इज द सिलेबस, बस डेप्थ में सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हो? ओके, नाउ आफ्टर दिस फ्लो कंट्रोल, एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म हैंडल करना। रितिका पूछ रही है सर ये सब्जेक्ट लेने दिए, इस तरह की बातें मत करा करो, वो भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में। यस, क्योंकि लास्ट क्लास में आप में से कुछ पूछेंगे क्या सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, क्या हमने सब पढ़ लिया? इस टॉपिक से, मतलब टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है क्या? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बता दूंगा छोटा है कि लेंदी क्या है। प्रॉब्लम है कि ये सवाल आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट बताता है। मैं फिर इस बात को याद दिलाता हूं, अगर इस एटीट्यूड से आप पढ़ेंगे आपका गेट में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं। आपका सवाल होना चाहिए कि क्या ये भी अपने को पढ़ने को मौका मिलेगा। जब तक हर टॉपिक आप उतने ही प्रेम और उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, उसका गेट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपसे। सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें बहुत सारी हैं। तो अगर आप शॉर्टकट स्ट्रेटेजी का सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को जल्दी कैसे कंप्लीट करें, हाउ टू क्रैक रैंक 1 AIR, तो मेरी क्लास आपके लिए कम से कम नहीं है, ये तय है। यस, और अगर आपका ज्यादा ध्यान दूसरों के कमेंट्स पे रहता है, जैसे रोहित, तो 100% आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी रुक जाओ, समय आने पे बता दूंगा हर किसी को। मुझे आपके कमेंट से आपका एटीट्यूड पता लग रहा होता है, मुझे समझ आ रहा होता है कौन कितना नंबर लेके आएगा बाद में। अभी चाहो तो लिख सकता हूँ, बट फिर वही बात है, मैं किसी को एडिशनली डीमोटिवेट या मोटिवेट अभी नहीं करना चाहता। बट अब देखिएगा, समय आने पे आप समझेंगे। अपनी अंडरस्टैंडिंग से लेना देना, अपने काम पे ध्यान देना, और कमेंट सिर्फ तब करना जब इसकी रियलिटी में जरूरत। आपको पता है, जब मैं कभी पोल करता हूं तो मुझे नाम पढ़ने को मिलते हैं इस क्लास में 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास में कोई कमेंट नहीं करते। वो आते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, चले जाते हैं। कभी रेयरली कोई कमेंट किया तो किया, है ना। लेकिन गिनती के 10-20 ऐसे हैं बस, जिनका काम, जिनका मन सिर्फ एक ही है, हर बात में कमेंट करना है। इस पे भी कमेंट कर दिया। यस, खैर, तो वो आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट लॉन्ग रन में इसके नुकसान भुगतेंगे आप। चलिए, तो बात कर रहा था डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर का जो अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल की क्या जरूरत है, क्या आइडिया, देखिए बात समझिए। हमारे पास सेंडर है, हमारे पास रिसीवर है, और हम एक रियल मीडियम से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। तो क्या रियल मीडियम में एरर आने के, गड़बड़ होने के इन बिटवीन चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप अगर सड़क से भी कोई सामान भेजते हैं, यू नो, तो क्या कुछ डब्बों के ऊपर लिखा रहता है हैंडल विद केयर। अगर उसके अंदर कोई सोफिस्टिकेटेड आइटम है तो आपको बड़ा ध्यान से उसको पैकेज करना पड़ेगा, और बड़े ध्यान से आप उसे ट्रांसमिट करेंगे, वरना कोई ना कोई गड़बड़ होगी होगी। ठीक उसी तरीके से जब हम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डेटा भेज रहे होते हैं तो बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स इन बिटवीन आ सकते हैं। ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि जो सिग्नल है ना, वो कौन सा मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका नेचर कैसा है। अब मान लीजिए अगर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डेटा जा रहा है ना, और बीच में कहीं कट लगा दिया किसी ने, या अगर कहीं पे कोई ड्रॉप लाइन जा रही है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ, और कहीं से भी हल्की सी नेचुरल लाइट अंदर आई, तो क्या वहां पर दो लाइट सिग्नल्स का कॉलिजन होगा? यस। और ऑब्वियसली जो डेटा आपको मिलेगा वो डेटा सही से काम नहीं करेगा। अगेन, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
के थ्रू डेटा जा रहा है और बीच में आपने कोई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर, कोई हाई वोल्टेज मैग्नेटिक वायर अगर लगा दिया, तो क्या इस वेव पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यस, और अगेन उससे प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि मैं साथ साथ सिविल का भी काम कर रहा हूं। तो घर में अगर आप दीवार के अंदर, आपको पता है बिजली के तार चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, और उस वजह से दीवार में छेद करना होता है, एक पाइप डालते हैं जिसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक वायर रन कर रहे होते हैं। क्या उसी पाइप में से आप कैट यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल भी डाल सकते हैं नेट चलाने के लिए? ऑप्टिकल फाइबर उसी पाइप में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, बिकॉज अब इसमें इतना हाई वोल्टेज है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे ही हम डेटा कैरी कर रहे हैं, दोनों आपस में कोलाइड होंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। या अगर सीसीटीवी केबल के लिए, सीसीटीवी के लिए है ना, आपने वायर लगा हुआ, तो वो उस लाइन से नहीं जा सकता जहां से इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं, आपको सेपरेट लाइन लानी पड़ेगी, दोनों पास में आएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के बेस्ड ऑन द मीडियम क्या अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आपको प्रॉब्लम हो, आप जो भी मीडियम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं और आपका पड़ोसी बल्ब जला के बैठा हुआ है, आपको प्रॉब्लम होगी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं होगी। वो क्यों? फिलहाल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं, वो लाइट यूज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए रात का समय है और आप देखना चाह रहे हैं कि आज कौन सा स्टार कहाँ पे है, और फिर कोई बहुत बड़ा सा बल्ब आपकी आंख के आगे जला दे, तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस समय आप लाइट ही यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जिस तरह का कैरियर यूज कर रहे हैं, उसी तरह का जो नॉइस सोर्स है वो आपको परेशान कर सकता है, और परेशान करेगा तो रास्ते में जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सही के गलत? ये बात समझ आ रही है क्या, कि आप कोई भी मैकेनिज्म यूज करो, रियल टाइम एनवायरनमेंट में गलती होने के चांसेस तो हैं। अच्छा, अब एक अगली बात समझिए, जब ये डेटा रिसीवर के पास पहुंचा, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये पता लगा लेना कि रास्ते में डेटा डिस्टॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुख उस बात का नहीं कि डेटा डिस्टॉर्ट हुआ, दुख उस बात का होगा कि डेटा डिस्टॉर्ट हुआ, उसमें एरर आया और हमें पता ही नहीं लगा, हम उसको सही मान के चल रहे हैं। वो ज्यादा बड़ी समस्या है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? ज्यादा डेंजर किस बात का है कि आप डिटेक्ट ही ना कर पाओ और उसको वैलिड डाटा मान के पास कर लो, दैट विल बी अ मोर सीवियर प्रॉब्लम। जी, तो हम बहुत सारे मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये सारे मैकेनिज्म पढ़ोगे आप। पैरिटी एनकोडिंग क्या होता है, चेकसम क्या होता है, रिडंडेंसी चेक क्या होता है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनका अब कैसे करेंगे अभी वो मत पूछिएगा, बट कुछ तरीके हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ। फॉलो कर पा रहे हो? जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई लेमन एग्जांपल आपको देता हूं, एक फैक्ट्री है ना, और उस फैक्ट्री को एक्साइज डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि इन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा टाइम से और हम इसको बंद कर रहे हैं। सही बात है, कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो बाहर एक सील लगा के जाते हैं, ताले के ऊपर कपड़ा लपेटेंगे और उसके ऊपर लाख से अपनी मोहर के साथ सील कर देंगे। यस, अब अगर कोई भी उस ताले को खोलने की कोशिश करेगा तो क्या वो सील ओपन हो जाएगी? या वो भी छोड़ दीजिए, आप सबके घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, वो एक डब्बे के अंदर बंद होता है, उस डब्बे पे सील होती है, देखिएगा कभी। अगर आपने उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करी तब वो सील ब्रेक हो जाएगी। यस, और अगर सील ब्रेक हुई तो ये मान लिया जाएगा कि आपने इस मीटर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। यस,
फॉलो कर पा रहे कि नहीं? तो इस तरह से यहां पर भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं और उन डब्बों के ऊपर मान लीजिए हम एक सील लगा के भेजते हैं, अगर बाद में सील मैच नहीं होती है तो हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया रास्ते में। अब इस डेटा को प्रॉपरली डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं किया जा सकता। फॉलो कर पा रहे? अब यहां पर एक नेक्स्ट लेवल डिस्कशन होता है एरर करेक्शन का। ये तो मजेदार आइडिया है। एरर करेक्शन क्या है? कुछ रिसीवर कहते हैं कि वी आर सो स्मार्ट कि हम ये तो बता ही रहे हैं कि गलती हुई है रास्ते में, हम ये भी बता सकते हैं कि गलती कहाँ हुई है और हम उसको खुद ही सही कर लेंगे, हम इतने महान हैं। देखिए मजे की बात, वो ये बता रहा है कि गलती हुई है और वो ये बता रहा है कि गलती कहाँ हुई है। तो इट इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन एज वेल एज करेक्शन। हालांकि इन रियलिटी मैं लेट मी से लाइक 99% ऑफ द टाइम अगर रिसीवर को पता लगता है कि गलती हुई है तो वो उसे सही करने की कोशिश नहीं करता, वो उसको डिस्कार्ड करता और कहता है रीट्रांसमिट करो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द डिटेक्शन ऑफ द एरर इज मैनिफेस्टेड बाय द रीट्रांसमिशन। फॉलो कर पा रहे हैं? अगर गड़बड़ हुआ तो आपको दोबारा से भेजना पड़ेगा, है ना? कुछ लोग हो सकता है जो सोचे कि अपन इसको ही सही कर लेते हैं। क्या दोनों बात फॉलो कर पा रहे हो क्या? इट इज लाइक कि आपने अमेजोन से कुछ सामान मंगाया और उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप खुद उसको फिक्स करके इस्तेमाल करने लगो या बोलो नहीं नहीं इसको वापस लेके जाओ, दूसरा लाके दो, हमें मतलब नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? तो एरर डिटेक्शन तो होगा ही होगा स्टेप नंबर 2। या तो एरर डिटेक्शन के बाद आप खुद ही करेक्ट करेंगे या तो डिटेक्शन विल बी फॉलोड बाय रीट्रांसमिशन। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हुई मुझे बताओ? डेटा लिंक लेयर की। तो अब धीरे धीरे ही सही आप समझ लो, आधा नेटवर्क्स तो आप इसी लेयर में पढ़ लोगे। 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी ऑलरेडी कौन कौन सी पढ़ी हमने, जो सब इन डेप्थ पढ़ना है आपको। पहली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस कंट्रोल। यस, जहां पे वेदर रैंडम एक्सेस है, कंट्रोल्ड एक्सेस है, चैनलाइजेशन है, ये डेटा लिंक लेयर रिजॉल्व करेगा। दूसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट यूज आपको बताया फ्लो कंट्रोल, जहां पर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यानी कि स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, वो सब आप पढ़ेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हो जाता है डेटा लिंक लेयर। फॉलो कर पा रहे हैं? जहां पे पूरा एरर डिटेक्शन करेक्शन, वो पूरा मैकेनिज्म, पूरी एरर कंट्रोल आप हैंडल कर रहे होते हैं। ओके, अगर और आगे बढ़ूं, आफ्टर डूइंग दैट एक और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग का क्या आइडिया, ये बात समझिए। लेकिन इस बात को ऐसे सोचिए कि नेटवर्क लेयर जो डेटा सेंड करता है, जब हम मोबाइल पे कॉल करते हैं और यदि वो पास में हो तो वो भी, यदि हम मोबाइल पे कॉल करते हैं और यदि वो पास में हो तो कौन पास में हो? जिसको कॉल कर रहे हैं। इतने प्रोवर मोबाइल पास में हो तो मतलब, अच्छा जिस मोबाइल पे आपने कॉल किया किसी और फोन से किया, हाँ इसी का एग्जांपल है, वेरी गुड। इसमें इतने सारे नाउन आपने लगा दिए, उसको वैसे करके अगर वो करें तो फिर उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। इसमें नाउन भी तो लिखते रास्ते में ताकि पढ़ने वाले को समझ आए। अच्छा, अब ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि नेटवर्क लेयर जो सेंडर साइड का है वो रिसीवर साइड के नेटवर्क लेयर से ही बात करता है, यस और नो? और ये दोनों जो कम्युनिकेट करते हैं या अपने लेवल पे करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मान लीजिए ये कोई नोड है जो दिल्ली में बैठा हुआ है और ये कोई नोड है जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, इनको मतलब नहीं इन बिटवीन क्या हो रहा है, ये अपने लेवल पे बात कर रहे हैं और नीचे वाले लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं। अब दिल्ली वाले ने क्या कहा, दिल्ली वाले ने एक बहुत बड़ा सा डब्बा दिया और कहा जाओ इस डब्बे को पहुंचा के आओ रिसीवर एंड के नेटवर्क लेयर तक। यही मतलब होगा ना, मुझे बताओ, पी टू पी कनेक्शन की बात हमने की थी। नेटवर्क लेयर को इस बात से मतलब नहीं नीचे क्या हो रहा है, कह रहा लो इतना बड़ा डब्बा लो और इसको पहुंचा के आओ।
है ना। और मान लीजिए इतना बड़ा ये बॉक्स है कि एक पूरा ट्रक में ही आ रहा है, एक बहुत बड़े ट्रक में सामान रखा हुआ है, तब ये पूरा बॉक्स रखा हुआ है। बट जब अच्छा डेटा लिंक लेयर मान लीजिए यूज करना चाहता है एयरपोर्ट का, एरोप्लेन का, लेकिन उसको समझ आ रहा है कि इतना बड़ा डब्बा एरोप्लेन में एक साथ तो नहीं रख सकता, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नेटवर्क लेयर डू नॉट अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट बिकॉज अपने नेटवर्क को, अपने लोकल नेटवर्क को कौन जानता है? लोकल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसके पास है? नेटवर्क लेयर के पास कि डेटा लिंक लेयर के पास? लोकल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर के पास है ना। ये होल सोल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहता है यार इसको इस तरह से तो हैंडल नहीं कर सकता, चलो एक काम करता हूं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जितने टुकड़े मैं मैनेज कर सकता हूं इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं। फॉलो कर पा रहे इस बात को? मैनेजेबल साइज ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरमीडिएट नेटवर्क जिसको वो हैंडल कर ले, है ना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेमिंग कहते हैं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पैकेट को क्या बोलता है? डेटा लिंक लेयर पैकेट को बोलता है फ्रेम। देखिए यहां समझिएगा, हर लेयर में पैकेट का खेल होगा, हर लेयर में पैकेट होगा, लेकिन उसको अलग अलग नाम है। ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट को बोलता है सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पैकेट को बोलता है डेटाग्राम, और डेटा लिंक लेयर नेटवर्क को बोलता है, पैकेट को बोलता है फ्रेम। ताकि आप समझते रहे, ये तीन नाम अलग अलग दिए ताकि लेयर वाइज लेयर कंफ्यूजन ना हो। तो आप कितना बड़ा डब्बा भेज दें मुझे परवाह नहीं है, बट मैं उसी हिसाब से आगे भेजूंगा जो मैनेजेबल है। तो मैं उसको 3 छोटे छोटे डब्बों में ब्रेक कर ले रहा हूं। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? और रिसीवर एंड पे जब दूसरा डेटा लिंक लेयर मिलेगा मुझे, तो वो इन 3 डब्बों को दोबारा कंबाइन करके एक बड़ा बॉक्स बना के ही नेटवर्क लेयर को देगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेटवर्क लेयर से जो डेटा आता है उसको मैनेजेबल साइज में ब्रेक करना, फिर आगे लेके जाना, नाउ दैट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं आपको बता रहा हूं, डेटा पैकेट एंड फ्रेम आर सेम थिंग। डेटा पैकेट, देखिए जब ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा डेटा पैकेट, डेटा पैकेट आप बोल रहे हैं, यही शब्द का इस्तेमाल करता हूं। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैं उसका नाम रखूंगा सेगमेंट। यस। अच्छा मैं आपसे, सुभाशीष, आपका घर का नाम क्या है? सुभाशीष आपका घर का नाम क्या है? व्हाट इज योर निक नेम? बबाई, if I'm pronouncing it correct. Yes? बबाई। ओके। अब देखिए बात समझिए, घर पे आपको हर कोई किससे बुलाता है? बबाई, बबाई बबाई बबाई। यस। जब आप ऑफिस जाएंगे, आपके दोस्त ने भी आपका कुछ और नाम रखा हुआ है, कभी कभी दोस्त कुछ और नाम से बुलाते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको किस नाम से बुलाते हैं? क्या क्या नाम है वो बताओ? व्हाट डे से? सुभाशीष, व्हाट दे कॉल यू? आपके फ्रेंड्स आपको किस नाम से बुलाते हैं? अच्छा, गालियां देते हैं इसका मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया मैं। तो चलो मिस्टर एक्स रख देता हूं। तो घर पे आपको बबाई कह रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता आपके घर वालों को, बट आपके दोस्त आपको गालियां दे दे के बुला रहे होते हैं। बंगाली में गाली कैसी होती है कभी फोन पे बात करूंगा तो मजा आएगा सुनने, मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। अब जब आप जॉब करेंगे, जब आप ऑफिस में जाएंगे, तो वो तो आपको सुभाशीष ही बोलेंगे। यस। जब आपकी शादी होगी और आप अपनी ससुराल जाएंगे, तो आपको बोलेंगे सुभाशीष जी। पहली बार आपको कोई जी कह के बुलाएगा। जब आपकी शादी होगी और आप अपनी ससुराल जाएंगे, तो दे कॉल सुभाशीष जी। आपको स्टार्टिंग में तो इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपसे डाइजेस्ट नहीं होगी। कोई तो आपको गालियां दे के बुला रहा है, घर पे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, देर दे विल कॉल यू जी। समझ रहे? तो एक ही शुभाशीष है, बल अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पहचाना जा रहा है।
बात समझ आ रही है क्या? यस। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे रियल मामा है ना, ही इज इन आर्मी, ही इज अ कर्नल राइट नाउ, और उनका नाम है कर्नल विनय कुमार जैन। यस। बट वो जो मेरी मम्मी वाली फैमिली है उसमें सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे मामा है हमारे, उनका घर का नाम है राजू। तो हमारे लिए वो बचपन से क्या है, वो राजू मामा है। यस। और एवरीबडी, मतलब वो इतने पॉपुलर, उनका जो ऑफिशियल नाम है, हमें बहुत बाद में पता लगा कि इनका नाम विनय है। हमारे लिए तो वो राजू मामा ही है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कोई एड्रेस पूछता हुआ आया ना घर पे नीचे कि जी यहाँ विनय रहता है क्या? नहीं भाई, विनय कोई नहीं रहता यहाँ, जाओ यहाँ से, विनय इज नॉट देयर। वो बाद में पता लगा वो राजू की बात कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर देखिए एक ही चीज है। तो अभी नेटवर्क लेयर है ना, तब देखिए मजे की बात आपको बताता हूँ। आप देखिए, और ये भारतीय समाज की खूबसूरती है, जब वो दफ्तर में जाते होंगे, ऑफिस में जाते होंगे, तो कहते हैं कि कभी कभी मेन गेट से ऑफिस तक जाने में हाथ दर्द हो जाते हैं, इतने सल्यूट लगते हैं, और हर किसी को आपको जवाब देना होता है, सल्यूट सल्यूट सल्यूट। कर्नल साहब आएंगे तो सल्यूट तो लगेंगे, है ना। और घर में मान लीजिए कुछ काम हो रहा है तो वो सबसे छोटे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई सामान खोला जा रहा है, वो बेचारे हेल्पर ही कर रहे हैं, भाई पेचकस पकड़ियो राजू, राजू पेचकस लेके खड़ा हुआ है, लो सर जरा प्लास दियो, वो प्लास लेके खड़ा हुआ है। ऑफिस में उसे सल्यूट लग रहे हैं, वो कर्नल है। तो बेस्ड ऑन द डोमेन, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? घर में आपकी हायरार्की अलग हिसाब से डिसाइड होती है। आप बाहर कितनी तोप चलाएं, आपको क्या लगता है मेरे घर वाले मेरी इज्जत करते हैं? मैं आधी जगह खुद हेल्परी में इस्तेमाल होता हूँ। ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं कि नेटवर्क लेयर में जब ये डेटा पैकेट होगा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटाग्राम। यस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं घर वाले बेइज्जती करते हैं, वो अपना अलग तरह का प्यार है। बट प्यार का मतलब ये नहीं कि वो आपको जी कह के बुलाएंगे, इजंट इट? अब देखिए अभी तो कोविड टाइम है ना, और कोविड टाइम पे तो कोई भी हाउस हेल्प तो ज्यादातर लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिर चाहे वो सफाई है, वो बर्तन है, या वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सबको मिलके ही पूरी करनी है। तो कभी कभी मेरी ड्यूटी झाड़ू पोछे पे लग जाती है, आपको पता है, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। बस अभी इंतजार कर रहे होंगे क्लास पूरी हुई और पकड़ा देंगे हाथ में झाड़ू की, चल बेटा हो जा शुरू। चलिए, तो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा पैकेट है, यहां पर मैं उसको बोल रहा हूँ फ्रेम। तो दोबारा इस बात को समझिए, ये बात सवाल बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, वेदर मैं उसको फ्रेम बोलूं, मैं उसको डेटाग्राम बोलूं, या मैं सेगमेंट बोलूं, क्या मैं अल्टीमेटली डेटा पैकेट की ही बात कर रहा होता हूं? यस। बस डिपेंड है कि मैं किस लेयर में बात कर रहा हूं। तो आपके लिए सोचना आसान होगा, अगर मैंने फ्रेम शब्द का इस्तेमाल किया तो आप जान लीजिएगा मैं किस लेयर में हूं, मैं डेटा लिंक लेयर में हूं। अगर मैं डेटाग्राम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं नेटवर्क लेयर में हूं, और मैं सेगमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं ट्रांसपोर्ट लेयर में हूं। ये बात याद रखेंगे? ओके। तो मैं कह रहा हूं नेटवर्क लेयर अपने हिसाब से कोई भी साइज में डेटा भेजे, बट उसे मैनेजेबल साइज में रखना, और फिर उसको फर्दर आगे लोकल नेटवर्क के थ्रू लेके जाना, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर। सर सेंडर का डेटा लिंक लेयर तो फ्रेम में डिवाइड करता है, रिसीवर का डेटा लिंक लेयर क्या करता है? रिसीवर का जो डेटा लिंक लेयर है वो ये डेटा दोबारा रिसीवर के नेटवर्क लेयर को पहुंचाएगा। मेघा जी क्या बात समझ रहे हैं आप? भाई अगर सेंडर का रिसीव करता है नेटवर्क से, तो रिसीवर का डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को वापस देगा ना। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? खैर, कम से कम मुझे ये तो समझ, बाकी लोग तो फॉलो कर पा रहे हैं। तो जिस तरह इसका काम डिवाइड करना होगा, इसी तरह उसका काम दोबारा कंबाइन करना होगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर को नहीं पता ये फ्रेम व्रेम क्या होते हैं।
नेटवर्क लेयर बोलेगा भैया ऐसा डब्बा दिया था, ऐसा डब्बा ही वापस लूंगा, बात खत्म। बिल्कुल, जब डिवाइड आपने किया तो कंबाइन भी आप ही करेंगे। नेटवर्क लेयर को इस बात से कोई लेना देना थोड़ी है। ठीक है, तो अब ये फ्रेमिंग कैसे होगी? ये फ्रेम सब सेम साइज के होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अगेन एक सेपरेट टॉपिक है, एक क्लास पूरा लगेगा फ्रेमिंग समझने में। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी हल्के में मत लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल एड्रेसिंग, मैक एड्रेस। मैं आपसे बोल रहा हूं कि लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए दो कंप्यूटर्स के बीच में क्या डेटा लिंक लेयर सफिशिएंट है? इज डेटा लिंक लेयर कैपेबल ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर? यस, कैपेबल है। बट क्या उसके लिए हमें कुछ एड्रेस चाहिए होता है? हाँ, वैसे आप समझिएगा, यू नो देयर कुड बी डिफरेंट आइडियाज, लॉजिक पॉसिबल, बट आमतौर पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं? मैक एड्रेस, इथरनेट जिसको यूज करता है 48 बिट का एड्रेस, 48 बिट का एड्रेस, 48 बाइट या 6 बिट। अब अगेन इस एड्रेस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं? एक इस बात को ऐसे समझिएगा, क्या एक डिवाइस के मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आइडिया पे। जैसे मैं एक छोटा सा अलग एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कई बार कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, बाइक है आपकी, यस। उस बाइक को अगर ढूंढ निकालना हो तो आरटीओ ने उसके ऊपर एक नंबर प्लेट, एक रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया हुआ है ना, जिससे पता लग जाए कि कौन से स्टेट का बाइक है, मेघालय का है या गुजरात का है, देन डिस्ट्रिक्ट कोड एंड देन द नंबर। और वो नंबर देख के क्या पता लगा सकते हैं किसके नाम ये बाइक रजिस्टर्ड है? हाँ, वो पूरा एक मैकेनिज्म होता है ना। लेकिन मान लीजिए अगर वो, जिसको हम चेसिस नंबर बोलते हैं, नहीं चेसिस नंबर नहीं, दिस इज नॉट द चेसिस नंबर, आरटीओ नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द आरटीओ नंबर, जो आरटीओ आपको नंबर देता है, जो नेम प्लेट पे लिखा हो, नंबर प्लेट पे लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ही बोलते हैं इसको। पुलिस वाला बोलता है ना आरसी दिखाओ, आरसी मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आपने टैक्स भरा है, ये गाड़ी प्रॉपर है, चोरी की नहीं है, उसका आरसी दिखाओ, कॉपी दिखाओ उसका। यस, लेकिन अब मान लीजिए गाड़ी बजाज कंपनी की है ना, तो बजाज के पास भी तो अपना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बाइक हमने बनाई है कि नहीं बनाई है, कब बनाई है, क्या इसकी कहानी है। तो हर कंपनी जब अपनी एक बाइक बनाती है तो उसके ऊपर अलग से एक नंबर लिखती है, जिसको बोलते हैं चेसिस नंबर, जिसकी आप बात कर रहे थे। फॉलो कर रहे हो? तो बजाज के लिए क्या आरटीओ नंबर पढ़ना जरूरी है? नहीं, क्योंकि बजाज बोलेगा मुझे दूसरी कंपनी की बाइक से क्या लेना है, मेरा सर अपना मैकेनिज्म, मेरा अपना चेसिस नंबर, इंजन नंबर है, बात खत्म। जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है उस पर एक नंबर डाल के रखेंगे। यस, अगर आरटीओ देखेगा, तो बस मैं समझाना चाह रहा हूं इस एग्जांपल से, क्या एक ही चीज को पकड़ने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं? आरटीओ के लिए चेसिस नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाज के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, और अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक और देखिए आइडिया, अगर आपने कभी मिलिट्री की कोई गाड़ी देखी होगी, डिफेंस सर्विसेज की, एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, उनके ऊपर नंबर देखे आपने, क्या लिखे होते हैं? ऐसा कुछ भी लिखा होगा, कुछ कोडिंग वोडिंग, नंबर 2 4 एरो और पता नहीं क्या क्या। यस, तो क्या वो अपने कोड वर्ड्स यूज करते हैं? हाँ, आपको और मुझे देख के समझ नहीं आते ये क्या कहानी है लिखा हुआ है इन्होंने, बट अगर किसी को ये नॉमेनक्लेचर पढ़ना आता होगा तो वो ये भी बता सकता है ये कौन सी रेजिमेंट की गाड़ी है, इसमें किस लेवल का अफसर बैठा हुआ है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, वो सारी डिटेल उस नंबर से पता लग जाती है। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? तो डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क, डिपेंडिंग ऑन द आइडिया, मल्टीपल एड्रेसिंग स्कीम हो सकती है। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जब आपको किसी को लेटर भेजना है, कोई चिट्ठी भेजनी है, कैसे भेजेंगे मुझे बताएं? अगर किसी को कोई चिट्ठी भेजनी है तो आपके पास पूरा
एड्रेस होना चाहिए ना, पिन कोड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, किस मोहल्ले में, किस सोसाइटी में, मकान नंबर क्या, सब कुछ होना चाहिए। यस। अब मान लीजिए अभी मैं आपको राजू मामा का एग्जांपल बता रहा था, अगर हमें कोई डेटा भेजना हो, कोई चिट्ठी भेजनी हो किसी डिफेंस पर्सनल को, किसी सिपाही को भेजना है, अब क्या आपको पता है कि उसका एड्रेस क्या है? कभी कभी नहीं पता होता, क्योंकि वो कहीं पोस्टेड है जिसका एड्रेस हमें नहीं पता, और वो क्लासिफाइड है, हम नहीं बता सकते वो कहाँ पे है। फिर आप उससे चिट्ठी कैसे भेजेंगे उस तक, जब आपको एड्रेस ही नहीं पता है? तो आर्मी गिव्स यू अ नंबर, हर एम्प्लॉय के पास एक नंबर होता है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उस चिट्ठी पे वो नंबर डाल देना है, दैट इज इट। अभी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नंबर हिंदुस्तान में इस समय कहां पोस्टेड है उस तक आपकी चिट्ठी पहुंचा देना, क्लासिफाइड। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कहां पर है, बट आपकी चिट्ठी उस तक पहुंच जाएगी। यस, तो वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। क्या इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को सिस्टम पता है? नहीं। डाक विभाग तो जाके आर्मी वालों को चिट्ठी दे देंगे, वो देखेंगे कि ये नंबर फिलहाल कहाँ पोस्टेड है और वो चिट्ठी वहां तक पहुंचा देंगे। यूज भी किया होगा बहुतों ने, जिसमें से आप में से कुछ के रिलेटिव होंगे, ऐसे ही बात की जाती है ना? तो बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप बाद में पढ़ोगे बहुत सारे तरह के एड्रेसिंग है। नेटवर्क लेयर में भी क्या मैं एड्रेस की बात करूंगा? जी हाँ, वहां पे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैं एड्रेस की बात करूंगा, जी हाँ, वहां हम सॉकेट एड्रेस बोलते हैं या पोर्ट नंबर बोलते हैं। तो हर लेयर का अपना अलग मैकेनिज्म है। मान लीजिए डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेस इज लाइक आधार कार्ड। ये क्या सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क में इंपॉर्टेंस रखता है? जी हाँ। अब अगर आप अमेरिका में पकड़े गए कहीं और वो कहता है कौन अपना आईडी दिखाओ, और आप उसे आधार कार्ड दिखाओगे, डज दैट मेक सेंस? नहीं। तो आधार कार्ड की जो लेजिटिमेसी है, दैट इज ओनली इन द इंडियन बॉर्डर। उसके बाहर कोई पकड़ेगा तो यू हैव टू शो योर पासपोर्ट, इजंट इट? तब आपको पासपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा मैकेनिज्म है, इस पे हम काम करेंगे। तो भाई ये 5 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पांचों इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले मैंने बताया एक्सेस कंट्रोल, देन फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, देन फ्रेमिंग, एंड देन फिजिकल एड्रेसिंग। ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर पढ़ेगा, और ये पांचों ही हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। अगला नंबर आ जाता है किसका? नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को लेयर बहुत पसंद होती है, बिकॉज यहाँ पर हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की, यहाँ पर बात करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की। बड़ा मजेदार आइडिया ये है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड एंड फ्रॉम द लास्ट नोड डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? जी हाँ। बीच में कितने ही नेटवर्क आए, कितने ही राउटर आए, स्विचेस आए, ब्रिजेस आए, कुछ भी आए, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल बी टेकन केयर बाय नेटवर्क लेयर। क्या बात समझ आ रही है आपको? यस। ऑब्वियसली अब ऐसा वादा करने से तो नहीं होगा, अब ये पूरा मैकेनिज्म आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इजंट इट? कि भाई ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होगी कैसे, नेटवर्क लेयर इन सारी चीजों के साथ कैसे डील करेगा। तो अब ये काम करने के लिए ऐसा समझिएगा, ये काम करने के लिए 2 चीजें हमें करनी पड़ती हैं। पहला तो आपको एक नया एड्रेसिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो एड्रेसिंग सिस्टम सिर्फ लोकली आपके यू नो आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में काम करे, या ओवरऑल थ्रू आउट द इंटरनेट काम करे? थ्रू आउट इंटरनेट काम करे, इजंट इट? यस यस। अब इस बात का मतलब क्या है? 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहाँ पर नई एक एड्रेसिंग स्कीम लेके आते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग करना। तो मैं यहाँ पे आईपी नहीं बोल रहा, क्योंकि लॉजिकल एड्रेसिंग हम आईपी के थ्रू करते हैं। उसके भी वैसे 2 वर्जन आजकल ऑलरेडी मार्केट में है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, दोनों के बारे में बात करेंगे। अब आईपी 6 भी आपके सिलेबस में है, आईपी 4 एंड आईपी 6।
तो यहाँ पे क्लासेस क्या होती हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है, सब नेटिंग, सुपर नेटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ के मजा आएगा आपको। बस एक बात समझना है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ शायद हो सकता है मैंने नहीं लिखी हो। पहला है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, यूनिवर्सल एंड यूनिक। क्या हर किसी के पास लॉजिकल एड्रेस होना जरूरी है, यस और नो, या ये एक ऑप्शन है? बताओ। अच्छा, मैं पूरी तरह से डिफाइन कर देता हूं। इफ यू आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, तो डू यू नीड अ लॉजिकल एड्रेस मैंडेटरीली, चाहिए ही चाहिए, या बिना आईपी एड्रेस के, बिना लॉजिकल एड्रेस के यू कैन गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट? नो, चाहिए ही चाहिए। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? यस। सेकंड थिंग इज यूनिवर्सल एज वेल एज यूनिक। क्या दो स्टेशंस का, दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम हो सकता है क्या कभी भी? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल और यूनिक का मतलब समझ पा रहे हैं? हर किसी के पास होना चाहिए ये एड्रेस जो जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और वो यूनिक होना चाहिए। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? नहीं, सेम नेटवर्क में यूनिक नहीं, इंटरनेट पे यूनिक। अब इंटरनेट अपने आप में एक नेटवर्क है, टोटल ओवरऑल यूनिक होना चाहिए। इस बात को समझिएगा। आपके पास जो आईपी एड्रेस है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं हो सकता। ये बात समझ आती है क्या? यस। ओके। ऑब्वियसली इंडिया के बाहर भी। आपका जो पासपोर्ट नंबर है, क्या वो इंडिया में यूनिक है कि वर्ल्ड में यूनिक है? ऐसे समझिए। अगर आपके, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। क्या आप अपना पासपोर्ट कैरी करके, है ना, अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि देश ने अपने को क्या दिया, देश ने आपको पासपोर्ट दिया। अगर भारत आपको पासपोर्ट इशू ना करे, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि कंट्री आपको पासपोर्ट ना दे, हो सकता है। हमारा देश ये मानता है कि आप इस काबिल नहीं है कि आप, समझ रहे, कहीं जाके इंडियन को रिप्रेजेंट करें, कहीं जाएंगे वहां बवाल करेंगे, बेइज्जती हमारे देश की होगी, है ना। आपने न्यूज में सुना होगा कभी कभी, कोर्ट बोलती है इसका पासपोर्ट जब्त कर लो, कोर्ट आदेश देती है इसका पासपोर्ट जब्त कर लो, ये कहीं जाएगा फिर बवाल करेगा ये। जैसा ना घर का बच्चा बहुत शैतान होता है, उसे कमरे में बंद कर देते हैं, इसी तरह पासपोर्ट भी आपका वापस लिया जा सकता है ना। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, क्या दुनिया का कोई भी देश आपको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इस बात को समझिए, आपकी इंडिविजुअली कोई औकात नहीं है। आपकी गारंटी कौन ले रहा होता है? जब हम आपको पासपोर्ट इशू करते हैं, आपकी गारंटी कौन ले रहा है? इंडिया ले रहा होता है कि नहीं हमारा बंदा है, हमने पासपोर्ट दिया, आप देख लो, कोई टेंशन नहीं है। यस। अगर आपको लगता है कि आप देश से बड़े, आप बिना पासपोर्ट के जरा कहीं एंटर करके दिखाओ, बात करो यूएस की एम्बेसी से कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मुझे लो, आपसे बात तक नहीं। वो तो पासपोर्ट वालों के साथ बात नहीं करते, बिना पासपोर्ट वालों से तो क्या बात करेंगे। चलिए खैर, ये बात समझ आती है कि हर किसी के पास होना जरूरी है। एक और बात, क्या हो सकता है किसी देश से अभी हमारी लड़ाई चल रही हो सकता है। क्या हो सकता है वो फिलहाल बोल लेगी नहीं इस पासपोर्ट का आदमी नहीं चाहिए हमें? हो सकता है ना। तो कंट्री के बेस पे, या इस कंट्री का आदमी नहीं चाहिए बट चाहिए हो सकता है, बट तुम नहीं चाहिए, इसलिए तो होता है ना वीजा नहीं मिलता लोगों को। सर मोदी को भी पासपोर्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत होती है भाई। हालांकि उन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं, वो अलग ग्रेड के पासपोर्ट होते हैं, बट एवरी इंडियन रिक्वायर्ड टू हैव अ पासपोर्ट, फिर चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो, चाहे भारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो, हर किसी के पास पासपोर्ट होता है। यस। ठीक है। ओके। अब बस एक छोटा सा बात, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि
चलो छोड़ो, ये बात समझ आती है, यूनिवर्सल एज वेल एज यूनिक। जैसे कि इसरो वाले को भी वो अलग से मिलता है, जो भी बड़े सरकारी अधिकारी होंगे जो बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, सेक्रेटरी लेवल पे, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मिलते हैं। मैं अपनी लाइफ में पर्सनली किसी को नहीं जानता जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, लेकिन जो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं, दे हैव डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स। यस, ओके। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि एक लेवल के बाद स्टेटस छोड़ दीजिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कोई भी कंट्री आपको वीजा देगा, उसकी टेंशन मत लो। कोई भी कंट्री, जैसे भी मेरे को याद नहीं है, बट यूएस का वीजा मिलना आसान है कि मुश्किल है? यूएस का वीजा मिलना मुश्किल है, और सिटीजनशिप मिलना तो बहुत मुश्किल है। पूरी पूरी प्रोसेस है। आप आज यूएस के एम्बेसी में एक एप्लीकेशन दो कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में एक बिजनेस सेटअप करूंगा और मैं वहां पर 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बट मैं ऐसा तभी करूंगा जब आप मुझे यूएस सिटीजनशिप देंगे। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 20 करोड़ रुपीज। आपको फूल माला पहना के नाच गाने के साथ लेके जाएंगे, चलो आज से आप अमेरिकन सिटीजन हो, चलो लगाओ, कहाँ है 200 करोड़ दो, ऐसा। और ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जुगाड़बाजी है, आप वेबसाइट पे जाके देखो, सबकी पॉलिसी है। आप इतना रुपया इन्वेस्ट करो, हमारे देश के नागरिक बन जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हर कंट्री की पॉलिसी होती है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो आप ये मत सोचिएगा डिप्लोमेटिक चाहिए, आप पैसा कमाओ, हर कोई आपको लेके जाएगा। पाकिस्तान वाले हमें वीजा नहीं देते जल्दी से, कि वो पता नहीं जासूसी करने ना आ रहा हो। पाकिस्तान को 200 करोड़, 200 क्या, पाकिस्तान को तो आप 20 लाख रुपया बोल देना, 20 लाख बस। इमरान खान बॉर्डर पे खुद मिलेगा, अटारी बॉर्डर पे, क्या आओ आओ, कम से कम 1-2 महीने की तनख्वाह निकलेगी। चलिए खैर, तो दिस इज लॉजिकल एड्रेसिंग। अगला जो चीज है वो है राउटिंग। अब राउटिंग क्या है? एड्रेस तो आपने दे दिया, बस इस एड्रेस को इंटरनेट पे ढूंढेंगे कैसे, ये भी तो मुश्किल है। यस और नो? इस एड्रेस को नेट पर या पूरे सिस्टम में ढूंढेंगे कैसे? तो अब अपने को अटारी एयरपोर्ट से जा सकते हैं, लेकिन मेरा तो मन है, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, बट कभी जाऊं तो अटारी बॉर्डर से जाऊं, उसका अलग फील है। गेट खुलेगा, गेट बंद होगा, हवा में तो पता नहीं कब बॉर्डर पार हो जाता है, उसका फील नहीं आता। मैं तो पैदल चल के क्रॉस करना चाहता हूं, अगर कभी मैं जाऊं तो। ऐसा मेरा मन है, सोचिए कभी इसके बारे में। हवा में मजा नहीं आता बॉर्डर पार करने में, है ना? और यहाँ तो फिर भी ठीक है, लाइनें वाइने हैं, गेट वेट है। आप यूरोप में जाएंगे, अभी ऐसा पैदल चल रहे हैं, कह रहा है कि ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। कह रहा मतलब बस कहीं पता ही नहीं बॉर्डर कहाँ है, ये दुकान फ्रांस में, ये जर्मनी में, बस खुली रोड है। कह रहे हो गया बॉर्डर क्रॉस। मैंने कहा मजा ही नहीं आया, ना कहीं पुलिस खड़ी है, ना कहीं आईडी चेक हो रही है, ये कैसा बॉर्डर बनाया भाई? वहां ऐसे बॉर्डर है, उसका फील नहीं आएगा आपको। चलिए खैर, तो यहाँ देखिए, मैं बात कर रहा हूँ राउटिंग की। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है? ये वो मैकेनिज्म है जो आपको समझाएंगे कि कैसे किसी एड्रेस को इस बड़े इंटरनेट पे हम ढूंढेंगे। क्या ये भी इन डेप्थ हम पढ़ने वाले? जी हाँ। राउटिंग टेबल कैसे काम करते हैं, कैसे एड्रेस मैच किया जाता है, कैसे आउटर रिले करते हैं। यहाँ पर वैसे बेसिकली हम ये दोनों पॉलिसीज पढ़ेंगे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। यस। तो अब नेटवर्क लेयर का तो होल एंड सोल जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है, डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचा देना। और उसके लिए पहले तो उसको पासपोर्ट इशू करने पड़ते हैं, यानी कि सबको आईपी एड्रेस देना पड़ता है, और फिर उस आईपी एड्रेस को ढूंढने का मैकेनिज्म पूरा डेवलप करना, दैट इज राउटिंग मैकेनिज्म। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। और आप जिस डिवाइस के पीछे पड़े हुए हैं, फ्रॉम द फिजिकल लेयर, राउटर, अब उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। राउटर का लेना देना सिर्फ एक ही लेयर से है भाई, वो किससे है? नेटवर्क लेयर से है। तो राउटर वो डिवाइसेस होते हैं, अभी भी मैं इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन में नहीं जा रहा, बट राउटर वो डिवाइसेस हैं जिनके पास पूरी टेबल्स होती हैं, जिनसे आप पता पूछते हो।
एक पैकेट आता है ऐसे नेटवर्क में, उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पैकेट आता है राउटर के पास और पूछता है भाई साहब ये एड्रेस किधर मिलेगा, राउटर कहता है इधर चले जाओ। ऐसे ये राउटर्स अपने आप में बात करते रहते हैं, और ऐसा नहीं ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे आपके जो डिवाइसेस है राउटर है कि नहीं, अगर अभी मैं यहां से कोई डेटा यूएस भेजता हूं, आपको क्या लगता है कितने राउटर आएंगे बीच में, अंदाजा मारो। अगर यहां से मैं एक ईमेल करता हूं यूनाइटेड स्टेट्स में किसी को, 100 राउटर आएंगे, 5 6 7 20 लाखों राउटर आएंगे। हाँ, तो हार्डली मेरे ख्याल से 5 से 7 राउटर आएंगे मैक्सिमम, बस। तो आप समझ रहे, राउटर ऐसा नहीं है भाई कि हर मोहल्ले के नुक्कड़ पे राउटर रखा हुआ है। कोई पूछ रहा था राउटर में कौन सा केबल आता है, कौन सा बाहर जाता है ना। तो जब बड़े बड़े नेटवर्क्स हम क्रॉस करते हैं तब कहीं राउटर आते हैं बीच में, जो ये पूरी प्रोसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। अभी मैं आगे आगे सब पे जाऊंगा, बट अभी उसकी बात नहीं कर सकता। ये बात समझ आ रही है? यू कैन से दैट जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो क्या यहां बॉर्डर पे राउटर होता है? यू कैन से दैट राउटर इज लाइक अ कंट्री बॉर्डर, नाका है। अंदर अंदर राउटर नहीं चाहिए आमतौर पे, अगर उसको आपने सबनेटिंग वगैरह नहीं किया है, इज लाइक अ कंट्री बॉर्डर। अब हो सकता है आपको बाय रोड यूरोप जाना है, तो आपको यहाँ से पहले मान लीजिए पाकिस्तान बॉर्डर, फिर ईरान बॉर्डर, और फिर तुर्की बॉर्डर और इराक बॉर्डर होते होते आप कहीं जाके लंदन तक पहुंचे, ऐसा कुछ। ठीक है, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब इसके बाद जो अगला लेयर हमारा आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। और जैसा आप समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रैक्टिकली हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का तो काम ही कब शुरू होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का, अभी इस सवाल को रोक लो बेटा, इसको रोक लो, थोड़े समय के बाद समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या है। पॉइंट ये है, मैं आपको चलो एक छोटी सी बात समझा देता हूं। आप जब घर से कनेक्शन लेते हैं, है ना, तो क्या आपके पास एक स्टैंड अलोन कनेक्शन होता है? यस, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, इस बात को समझो। व्हेन यू आर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है ना आपके पास, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक ही कंप्यूटर है, इस बात को समझो पहले। यस, आपके घर के अंदर अगर 20 डिवाइस हैं, कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हर किसी को सेपरेट आईपी दिया हुआ है? डू एवरी लाइक मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, 5 डिवाइसेस है, सबके पास सेपरेट आईपी है? नहीं। तो अभी आप मुझसे पूछ रहे हो बार बार ये राउटर है कि नहीं है, अभी रुक जाओ इस बात को, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर में जो है वो नेटवर्क भी है कि नहीं है, तो इसकी बात करेंगे बाद में, आपको समझेगा। यस, कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आसान शब्दों में बता दूं, हम लोग जिस तरह के कनेक्शन यूज करते हैं, क्या ये बहुत ही सस्ते और घटिया कनेक्शन है? अगर थ्योरेटिकली आप पूरी बात ऑब्जर्व करोगे तो जी हाँ। हाँ, तो इवन एक आईपी एड्रेस इतना महंगा होता है, इस बात को समझिए, कि आपका सर्विस प्रोवाइडर तो एक ही आईपी से 4 4 5 5 लोगों को हैंडल कर रहा होता है। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तो एक काम करता हूं, ट्रांसपोर्ट लेयर मुझे नया ही स्टार्ट करना है, तो फिर मैं क्लास भी बंद कर देता हूं। यस, इस क्लास में ही वाइंड अप करता हूं, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर की अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कल आपका जो लास्ट आइडिया है डिस्कशन का, दिस विल गेट ओवर, और फिर आपसे बात करेंगे इन डेप्थ डेटा लिंक लेयर की। यस, और आज भाई क्वेश्चन सॉल्व करके आना, बिकॉज आज आपका डीबीएमएस कंप्लीट हो जाएगा। मैं शाम को ग्रीन टी ले आऊंगा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। स्पेशल क्लास आज नहीं, स्पेशल क्लास कल होगी आपकी, टुमारो। यस, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।